यस, गणपति बप्पा मोरिया। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने 27 कर लिए थे, अब 28 से शुरू करते हैं। चलो देखो यहां पर क्या बोला हुआ है, मिस्टर ए नॉन रेजिडेंट इंडियन रेमिट, रेमिट रेमिट मतलब भेजना, 40,000 यूएसडी उन्होंने इंडिया में भेजी है। कब? 16/9/2006 को। द अमाउंट इज पार्टली यूटिलाइज्ड ऑन 3/10/2006 फॉर परचेजिंग ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड। अच्छा, आपने क्या करा, ये जो आपने यूएसडी भेजी थी, यूएसडी जो आपने भेजी थी उससे आपने क्या करे, परचेज करे इंडियन कंपनी के शेयर्स, इंडियन कंपनी के शेयर्स। अब जैसे ही आपने इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेज किए, फॉरेन करेंसी में आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अगर मान लो नॉन रेजिडेंट है, कौन है? यस, नॉन रेजिडेंट है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर मान लो इससे कोई इनकम हो रही है, एनआरआई, देखो एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन, राइट, तो चैप्टर 12 के अकॉर्डिंग आपको टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, चैप्टर 12 के अकॉर्डिंग आपको टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखते हैं इसमें और क्या है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो और क्लियरिटी हो जाएगी हमें। ठीक है ना। अब चैप्टर 12 होता क्या, चलो आपको आज बता ही देता हूँ। जब हमारी यहाँ बात आ चुकी है तो चैप्टर 12 समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि क्लियरिटी रहे। चैप्टर 12 एक तो होता है चैप्टर 12, वो होता है नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी के लिए, और चैप्टर 12 होता है एनआरआई के लिए। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट प्लस इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर एनआरआई ने फॉरेन एक्सचेंज असेट्स के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, सर ये फॉरेन एक्सचेंज असेट्स क्या होती है? देखो, अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स, इंडियन कंपनी है तो उसके शेयर्स, अब चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, अगर आपने इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, राइट, या आपने इंडियन कंपनी के डिपॉजिट्स या डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स या डिबेंचर्स, ये होनी चाहिए पब्लिक कंपनी। ठीक है ना, शेयर्स के केस में पब्लिक या प्राइवेट कोई भी चलेगा, बट डिपॉजिट या डिबेंचर्स में अगर इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन कंपनी के तो इट शुड बी पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। दीज आर द फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स। और एक और होता है इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो दीज आर द क्या हो गए आपके फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स। अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है और अगर इस पे आपको इनकम होती है, अब इस पे कौन कौन सी इनकम होती है आपको? या तो होता है आपको इनकम जो आपकी हो सकती है डिविडेंड या इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, या आपका कैपिटल गेन हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम है वो तो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी एट द रेट ऑफ 20%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो हो जाएगा आपका एट द रेट ऑफ 10%, सॉरी, एट द रेट ऑफ 10% आपका टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई खर्चों का बेनिफिट नहीं मिलेगा और ना ही आपको चैप्टर 6 का डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको खर्चों का बेनिफिट तो मिल जाएगा बट चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। दैट्स बस इतना ध्यान आपको होना चाहिए, 20% और 10%। ठीक है ना। तो अब देखो फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स है क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा? नॉर्मल तरीका है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने, राइट, सेक्शन 48 कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, दैट्स इट, सॉरी कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन वहां पर है। ठीक है ना। चलो तो अब देखो, द अमाउंट इज यूटिलाइज्ड, ये हो गया। एन इंडियन कंपनी, अब इंडियन कंपनी के शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। ठीक है ना, इंडियन कंपनी के शेयर्स यहाँ पर इन्होंने खरीदे हैं। चलो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इक्विटी शेयर्स है, इंडियन कंपनी है। अब ये पब्लिक है या प्राइवेट इररिलेवेंट मतलब ही नहीं है, ये फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स मानी जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि शेयर्स है, शेयर्स में मैंने बोला था पब्लिक या प्राइवेट कोई भी हो चलेगा, बट अगर डिबेंचर्स होते, डिपॉजिट्स होते तो पब्लिक होना जरूरी है। ठीक है। एट ए रेट ऑफ ₹12 में, आपने 12 रुपए में खरीदे थे। दी शेयर सोल्ड, आपने 48 रुपए में बेच दिए। फेयर मार्केट वैल्यू आपको गिवन है 35 रुपए। अच्छा, फेयर मार्केट वैल्यू आपको 35 रुपए गिवन है। ओके, 31/1/2018। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर मान लो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स होते हैं ना, अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स अगर आपने 31/1/2018 के पहले खरीदे, अगर आपको आइडिया हो तो पहले जो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स थे वो एग्जेम्प्ट हुआ करते थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बाद में उसको टैक्सेबल कर दिया गया 31/1/2018 के बाद से, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि 31/1/2018 के पहले अगर आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं और अगर आप उन्हें बेचते हो तो उस ग्रांड फादरिंग रूल लग जाता है। उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे डिटरमाइन किया जाएगा एज पर दी ग्रांड फादरिंग रूल, वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है ना। तो
देखो अगर मान लो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स होंगे तो हमें उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना होगा, और नहीं होंगे तो हमें अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करना होगा। देखो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स है तो 112 ए का ट्रीटमेंट हो जाएगा। जब 112 ए का ट्रीटमेंट हो जाता है ना, तो एक चीज ध्यान रखना, 48 सेक्शन 48 का फर्स्ट प्रोविजो और सेकंड प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना। 112 ए का अगर प्रोविजन लग जाता है तो ये बोलता है प्रोविजो 3 सेक्शन 48 का। टेलीग्राफिक ट्रांसफरिंग बाइंग और सेलिंग रेट आपको यहाँ पर गिवन है, बाइंग रेट ये रही और सेलिंग रेट आपको गिवन है 16/9, 3/10 और 30/3। चलो तो ये प्रोविजो 1 की बात करना चाह रहा है। प्रोविजो 1, प्रोविजो 1 में क्या होता है, अगर मान लो किसी भी एनआर ने, नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स, इंडियन कंपनी, ध्यान रखना, इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस केस में जो कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा वो फॉरेन करेंसी में किया जाएगा। फॉरेन करेंसी में कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा और फिर जो कैपिटल गेन आएगा उसे हम आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे एट द रेट ऑफ टीटीबीआर। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट कैसे करें, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये बोलता है कंप्यूट द कैपिटल गेन, ठीक बात है, अज्यूमिंग दैट नॉट सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के रूट ऑफ ट्रेड नहीं किया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के रूट ऑफ ट्रेड किया तो 112 ए में आ जाएगा। जब 112 ए में आ जाएगा तो प्रोविजो 1 नहीं लगता है। बट अभी पहले आप समझो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के रूट ऑफ ट्रेड नहीं किया है। तो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। ये बोलता है सर आपने सेल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस जिसे हम टेक्निकल शब्दों में बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वो कितनी है आपकी 48 रुपया, और शेयर कितने हैं 10,000, तो 10,000 इंटू 48, दिस इज 4,80,000। ये तो हो गई आईएनआर में। बट मैंने क्या बोला था आपको, कैपिटल गेन कंप्यूट करना है फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन करेंसी में, ठीक है। तो अब देखो सेल प्राइस ये कहता है जिस दिन आपने सेल किया है उस दिन का एवरेज रेट ले लो, एवरेज टीटीबीआर प्लस टीटीएसआर का एवरेज रेट। तो जिस दिन आपने सेल किया, सेल आपने किस दिन किया है, डेट देख लो इसमें, कब किया है भाई, हाँ 30/3/2023। तो 30/3/2023 का 59 और 61, तो इनका जब मैं एवरेज लेता हूँ तो आएगा 60, 59 प्लस 61/2 तो 60 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा अपॉन 60, तो 8,000 यूएसडी विल बी माई सेल कंसिडरेशन, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या लेस कर दूंगा, कॉस्ट, ठीक है ना, कॉस्ट लेस कर दूंगा। प्रोविजो 1 है, प्रोविजो 1 है तो इंडेक्सेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। अब डायरेक्ट कॉस्ट मेरी कितनी थी, 10,000 शेयर्स मैंने खरीदे थे 12 रुपये में, दिस इज 1,20,000 रुपये, दिस इज आईएनआर, तो इसे भी यूएसडी में कन्वर्ट करूंगा। जिस दिन मैंने खरीदे थे उस दिन की टीटीबीआर प्लस टीटीएसआर का एवरेज, खरीदे थे मैंने 3/10 को, तो 3/10 19 और 21, तो इसकी एवरेज रेट आ गई 20/20, तो ये कितना हो जाएगा 6,000 यूएसडी। तो मेरा 2,000 यूएसडी का क्या निकल गया, कैपिटल गेन। सर ये तो है यूएसडी में, यूएसडी में है तो इसको टैक्स लगाने के लिए आईएनआर में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, यस। तो इस इनटू टीटीबीआर, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, आपका डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, आपने सेल किया वही तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, राइट, परचेज वाला नहीं, सेल किया जो। तो जिस दिन आपने सेल किया उस दिन उसका बीआर क्या था, बीआर रेट क्या थी 59 रुपीज़, तो 59 रुपीज़ से मैं इसे क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, 59 रुपीज़ से मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा 59 इंटू 2000, 1,18 ना, क्या हो रहा है भाई, इजिकल टू 1,18,000 रुपीज़, दिस विल बी माई कैपिटल गेन, ठीक है ना। अगर मैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के रूट आउट ट्रेड नहीं कर रहा हूं तो 1,18,000 मेरा कैपिटल गेन हो जाएगा। और अगर ये फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स है तो इस तरीके से यहाँ पर टैक्सेबिलिटी हो जाएगी, क्लियर। चलो अब आ जाओ, सर अगर मैं इसे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के रूट आउट ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के रूट आउट ट्रेड कर रहा हूँ तो कैलकुलेशन जो होगी 112 ए के अकॉर्डिंग होगी, 112 ए के अकॉर्डिंग होगी। जब आप 112 ए के अकॉर्डिंग करते हो तो प्रोविजो 3 क्या बोलता है, सेक्शन 48 का प्रोविजो 3 बोलता है कि सर प्रोविजो 1 और प्रोविजो 2 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मतलब ना तो आपको ये जो भी अपन ने करा ना यूएसडी में कैलकुलेट, ये वाली कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, दैट्स इट, ठीक है ना। कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, अगर आपने 31/1/2018 के पहले खरीदा है तो कॉस्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाओ, अगर 112 ए लगता है, 112 ए लगता है तो आपको क्या करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है ना। अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाली जाएगी, यहाँ थोड़ा आप ध्यान रखो क्योंकि आपने 31/1/2018 के पहले एसेट्स खरीदी है,
तो ये कहता है कि पहला कॉस्ट क्या लगी आपकी, एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट मतलब एक्चुअल, आपकी एक्चुअल परचेज प्राइस क्या है। दूसरा लोअर ऑफ फॉलोइंग, लोअर ऑफ फॉलोइंग में आपका ए इन्होंने बोला है कि एफएमवी ऑन 31/1/2018 और बी सेलिंग प्राइस। ठीक है, बस अब देखो एफएमवी कितनी इन्होंने दी हुई है, एफएमवी यहाँ पर इन्होंने दी हुई है 35 के हिसाब से आपको दी हुई है, तो ये हो जाएगा आपका 35 3.5 लाख। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है 10,000 इंटू 48 तो 4,80,000, तो 4,80,000 और 3,50,000 विच एवर इज लोअर, तो यहाँ सेकंड में आ जाएगा 3,50,000। कॉस्ट कितनी थी आपकी 1,20,000, विच एवर इज हायर दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है ना, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ 112A, अगर आपने मतलब इन केस ऑफ शेयर्स जो आपने 31/1/2018 के पहले खरीदे हैं। ठीक है ना, 112A के केस में अपना ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट, आपकी यहाँ पर क्या कॉस्ट हो जाएगी, हाँ 3,50,000। अब आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है 4,80,000। सो 1,30,000 विल बी योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A और आपका ये टैक्सेबिलिटी अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। और 112A है तो इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। ठीक है ना, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख 112A का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। चलो अगला क्वेश्चन, नॉन रेजिडेंट इंडियन सेम एनआरआई acquired shares of Indian company A Limited on 1/1/2010 for ₹1 lakh in the foreign currency। इंडियन कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे हैं। ठीक है, मतलब दिस इज फॉरेन एक्सचेंज असेट्स, आपने 1 लाख रुपए में खरीदे हैं। दी शेयर्स आर सोल्ड बाय हिम ऑन 1/1/2023 3 लाख रुपए में आपने बेचे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको जो नॉर्मल तरीके से है सेक्शन 48 का जो हम देखते हैं, अगर आपने इंडियन कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदे तो प्रोविजन 1 लग जाता है, तो बिल्कुल लगेगा। ठीक है ना, बिल्कुल लगेगा until and unless ये लिस्टेड कंपनी के ना हो। ठीक है, ही इन्वेस्ट 3 लाख इन शेयर्स ऑफ 31/3/2023 को उसने क्या किया, जो सेल कंसिडरेशन था उससे नए शेयर्स खरीद लिए एंड दी शेयर्स सोल्ड कर दिए 3.5 लाख में। डिस्कस द टैक्स इंप्लीकेशन इग्नोर्ड। चलो फर्स्ट प्रोविजन का इफेक्ट अपने को नहीं लेना है, कोई बात नहीं, नहीं लेते हैं अपन तो जनरली बोलते हैं दिस इज द फॉरेन एक्सचेंज असेट्स। फॉरेन एक्सचेंज असेट्स का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है भाई, आपका यहाँ पर है 3 लाख रुपए। आपने खरीदा कितने में था, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है आपका, मान लो आपका यहाँ पर कॉस्ट गिवन है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ये 2 लाख रुपए आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका कैपिटल गेन, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स पर कैपिटल गेन। ठीक है, अगर मान लो आप पूरा का पूरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन्वेस्ट कर देते हो इन फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन आपने एसेट्स को ट्रांसफर किया है उससे 6 महीने में आप कोई नई फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स खरीद लेते हो या 10(4)B के स्पेसिफाइड सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लेते हो, तो आपका जो कैपिटल गेन है प्रोपोर्शनेटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। प्रोपोर्शनेटली मतलब कितना, 2 लाख का कैपिटल गेन हुआ है 3 लाख पर, तो इसका परसेंटेज निकाल लो, 2 लाख अपॉन 3 परसेंटेज 66.66%। मतलब जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे नई एसेट्स खरीदने के लिए उसका 66.66% आपको अलाउड हो जाएगा सब्जेक्ट टू 2 लाख। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने 3 लाख जो पूरा का पूरा सेल कंसिडरेशन क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, मतलब पूरा का पूरा सेल कंसिडरेशन, तो पूरा का पूरा 2 लाख आपका यहाँ पर कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। राइट, अब सुनना इन्होंने क्या किया है, तो 22-23 में तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गया, लेकिन दी शेयर्स आर सोल्ड 3,50,000 में आपने बेच दिए। देखो जो नई एसेट्स आपने खरीदी है इट शुड नॉट बी सेल विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, सेल नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सेल कर दी है तो जिस ईयर में आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है उस ईयर में जो बेनिफिट आपको मिला था, ये बेनिफिट मिला था ना 2 लाख रुपए का, एग्जेम्प्ट हो गया था 115 देखो यहाँ आपका चैप्टर 12 के अंदर जो आता है ना, चैप्टर 12 115C D E F G H I, तो F के अंदर आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन। तो 115F की जो एग्जेम्पशन आपको मिली है 2 लाख रुपए की, क्योंकि आपने फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया,
तो वो एग्जाम्पशन आपकी विड्रॉल हो जाएगी जिस ईयर में आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है। तो 30/6/2023 में 3.5 लाख, तो 23-24 के अंदर 3.5 लाख रुपए, और सॉरी 3 लाख रुपए आपका जो बेनिफिट, 2 लाख रुपए जो आपको बेनिफिट मिला है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, 2 लाख रुपए जो आपको बेनिफिट मिला है वो टैक्सेबल हो जाएगा, और 3.5 लाख रुपए में आपने बेचा, इसकी कॉस्ट कितनी थी 3 लाख रुपए, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000 रुपए का ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये देखो, एक तो 2 लाख रुपए और एक आपका 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए और 50,000 रुपए ये आपका टैक्सेबल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, मिस्टर जॉन ए नॉन रेजिडेंट इंडियन, ये भी एनआरआई है, ये भी एनआरआई है। एनआरआई आते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। परचेज अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन कंपनी के शेयर्स, ठीक है ना, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स माना जाता है अगर फॉरेन करेंसी में खरीदे गए हैं। 70,000 इन फॉरेन करेंसी, तो ये फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स हो गई आपके लिए। मिस्टर जॉन सोल्ड सेड शेयर फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 2.5 लाख 1/8/2022, 2011 में खरीदे थे, आज बेचे आपने। ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर इंकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ डीएस। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मैंने बताया था कि अगर आपको इनकम हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स पर इनकम हो रही है, वहां खर्चों का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट अगर कैपिटल गेन है तो उस पर आपको खर्चों का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपने 2,50,000 में बेचे हैं, माइनस 10,000 के खर्चों का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, तो 2,40,000 रुपए। यहाँ पर आपकी कॉस्ट लेस कर दो, यहाँ पर कॉस्ट कितनी है 70,000 रुपए, तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट लेस हो जाएगी 70,000 रुपए, तो प्रॉफिट आया आपका 1,70,000 रुपए। ठीक है, कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन इफ यू डिपॉजिटेड द स्पेसिफाइड एसेट्स 1,50,000 आउट ऑफ द सेल कंसिडरेशन। ये जो आपके पास सेल कंसिडरेशन आया है उसमें से आपने 1,50,000 क्या कर दिया है, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, बढ़िया है, आपको 115 एफ का बेनिफिट मिल जाएगा प्रोपोर्शनेटली। तो देखो आपको कैपिटल गेन कितना हुआ है, 1,70,000 हुआ है, 2,40,000 रुपये। तो अब आपने 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको देखो कितना बेनिफिट मिल जाएगा, 170/240 इंटू 150, तो 106,250, तो 106,250 आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, माइनस 1,70,000, तो 63,750 विल बी द टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, यस ठीक है ना। चलो आपका क्वेश्चन आएगा, सर हमने यहाँ इंडेक्सेशन, देखो नॉर्मली अगर आप फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स में फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स खरीदते हो तो आपको प्रोवाइजो का इफेक्ट तो देना ही पड़ता है ना। सो वी आर अज्यूमिंग दैट वी हैव टू कंसीडर द प्रोवाइजो, बट इन्होंने इग्नोर कर दिया, सो वी आर नॉट डूइंग द प्रोवाइजो वाला इम्पैक्ट नहीं ले रहे हैं बस। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो फॉलो करनी पड़ेगी ना हमें। हाँ जी, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-21 नडाल ए टेनिस प्रोफेशनल एंड ए नॉन इंडियन सिटीजन पार्टिसिपेट इन इंडिया इन अ टेनिस टूर्नामेंट। नडाल जो है ही इज ए स्पोर्ट्समैन, वो इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहा है कोई टेनिस टूर्नामेंट्स में। ठीक है, एंड वॉन प्राइज ऑफ रुपीज़ 15 लाख रुपए, और 15 लाख रुपए का इनको प्राइज मिला है। ठीक है, ही कंट्रीब्यूट, तो एक तो इनको मिला है प्राइज, तो एक ये आप क्या कर लो हाईलाइट कर दो 15 लाख रुपए। फिर है ही कंट्रीब्यूट आर्टिकल्स ऑन द टूर्नामेंट्स, उन्होंने आर्टिकल्स में न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिए हैं, उसके बदले इनको 1 लाख रुपए मिला है। ठीक है, 1 लाख रुपए मिला है। ठीक है, ही ऑल्सो पेड 5 लाख एज ए सॉफ्ट ड्रिंक अपीयरेंस इन द टीवी एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, 5 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट के भी मिले हैं। ठीक है, ऑल्दो हिज एक्सपेंसेस इन इंडिया वर मीट बाय द स्पॉन्सर्स, ही हैड इंकर्ड 3 लाख टूवर्ड्स हिज ट्रैवल कॉस्ट। बाकी सारे खर्चे उनके स्पॉन्सर्स ने देख लिए, इसने खुद ने अपना ट्रैवल का खर्चा किया, 3 लाख रुपए का। खर्चों का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, दिस इज कवर्ड अंडर 115 BBA। बताता हूं मैं भी आपको, ही वॉज नॉन रेजिडेंट फॉर द टैक्स पर्पज इन इंडिया। ठीक है, अगर मान लो कोई नॉन रेजिडेंट और नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन भी नहीं होना चाहिए, अगर वो स्पोर्ट्समैन है राइट, और वो इंडिया से स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट के कारण कोई पैसा मिल रहा है उसको, या एडवर्टाइजमेंट का कोई पैसा मिल रहा है, या कोई आर्टिकल का कोई पैसा मिल रहा है, तो ये उस स्पोर्ट्समैन के लिए 115 BBA में टैक्सेबल होता है एट द रेट ऑफ 20%, अगर स्पोर्ट्स एडवर्टाइजमेंट या आर्टिकल से कोई इनकम होती है तो। अच्छा, 115 BBA में स्पोर्ट्समैन के अलावा इन्होंने बोला है कि अगर कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो, स्पोर्ट्स एसोसिएट, जैसे मान लो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है दैट इज एसोसिएशन, अपनी टीम को लेके आती है, दीज आर द प्लेयर्स,
और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड इज एसोसिएशन। तो जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को बोला जाता है कि अपनी टीम को लेके आओ, तो उसको भी एक फिक्स गारंटेड अमाउंट दी जाती है, तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाती है 115 बीबीए में। वो उनके लिए जो उनको फिक्स गारंटेड अमाउंट बनता है वो 20% से टैक्सेबल होता है। तो पहला तो एक में ये आ गया, दूसरा ये आ गया। तीसरा, अगर मान लो कोई एंटरटेनर है, नॉन रेजिडेंट और जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है, एंटरटेनर, एंटरटेनर मतलब गाना गाता है, संगीत मतलब डांस वांस करता है, या कोई कलाकार यार, एनी टाइप ऑफ एंटरटेनर यार, अगर उसको कोई भी अमाउंट दी जाती है तो वो भी 115 बीबीए में आके 20% से टैक्सेबल हो जाएगी। बट हमारे केस में ये स्पोर्ट्समैन वाला केस है। नडाल जो है ही इज करंट एथलीट। एक मिनट, ये इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, करंट में एथलीट होना चाहिए। सर मैं पहले खेला करता था, पहले, आज नहीं खेलता हूं। भैया आज नहीं खेलते हो तो आप 115 बीबीए में कवर नहीं होंगे। अगर आप करंट में एथलीट हो तो यस आप कवर हो जाओगे। अगर आप इंडिया में आ रहे हो फॉर स्पोर्ट्स, एडवर्टाइजमेंट और आर्टिकल, कोई भी पैसा आपको मिलता है आर्टिकल लिखने का, तो वो आपका 115 बीबीए में टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 20%, और हमेशा 4% सेस, ठीक है ना, वो तो चलो है ही, ऑलवेज है। और यहाँ पे इनका टीडीएस भी जो डिडक्ट होता है वो 194E में टीडीएस डिडक्ट होता है एट द रेट ऑफ 20%। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप जब भी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करोगे 4% सेस का इंपैक्ट आपको लेना ही लेना है। अगर मान लो उसकी लिमिट सरचार्ज से ज़्यादा है तो सरचार्ज का इंपैक्ट भी लेना होता है, ठीक है। तो मैंने आपको सारा प्रोविजन यहाँ पर बता दिया, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 15, 5 और 1 सारा का सारा 21 लाख रुपए इसका टैक्सेबल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिथ ए फॉरेन नेशनल क्रिकेटर, ये भी सेम क्वेश्चन है स्मिथ, ठीक है ना, ठीक है। आप आराम से इसको 32 वाले को भी कर पाओगे, सही पूरा प्रोविजन मैंने आपको बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन को करने में, बिंदास होकर कर लेना। चलो इसमें कुछ और भी सिचुएशन है तो मैं देख के आपको बता देता हूँ। ये कहता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का प्लेयर है, 31 मार्च 2023 को आता है। ही रिसीव्ड 5 लाख रुपीज फॉर पार्टिसिपेट इन मैचेस, ओके। ही ऑल्सो रिसीव्ड 1 लाख फॉर एडवर्टाइजमेंट, चलो 1 लाख एडवर्टाइजमेंट का मिल गया। ही कंट्रीब्यूटेड आर्टिकल और 10,000 रुपये मिल गए, चलो वेरी गुड, ये 10,000 मिल गए। ही स्टेड इन इंडिया, ही वॉन प्राइज। अच्छा देखो, ये जो 5 लाख, 1 लाख और 10,000 मिले हैं, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट करने के मिले हैं, एडवर्टाइजमेंट के मिले हैं और आर्टिकल लिखने के मिले, ये तो 115 बीबीए में कवर हो जाएंगे। बट यहाँ पर ये जो 20,000 रुपये ये हॉर्स रेस के प्राइस जीत गया, हो गया ना, घुड़दौड़ के घोड़ों में सट्टा लगाया, ये घोड़ा जीत गया और 20,000 रुपये मिल गए, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। ये यहाँ पर ये 115 बीबीए में नहीं आएगा, ये तो इसका नॉर्मल टैक्स रेट के रूप में टैक्स चार्ज होगा। दिस इज द कैजुअल इनकम, दिस इज द कैजुअल इनकम। और कैजुअल इनकम का क्या ट्रीटमेंट होता है, एट द रेट ऑफ 30% टैक्सेबल हो जाती है, कहानी खत्म, सिंपल है। तो यहाँ पर जो 115 बीबीए का बेनिफिट मिलेगा 5 लाख पे, 1 लाख पे और 10,000 पे, ये तो आपका कैजुअल इनकम होगा और एट द रेट ऑफ 30% टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बस ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं सर ऐसा कुछ। एक 115 बीबी, हाँ 115 बीबी में एट द रेट ऑफ 30% टैक्सेबल हो जाएगा, तो कोई खास बात नहीं है। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना। आर द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड अबाउ सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टीडीएस, यस टीडीएस तो काटना ही पड़ेगा ना। यहाँ पर 194E में डिडक्ट होगा और यहाँ पर 194BB में डिडक्ट होगा, है। बी होता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, डबल बी होता है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, ठीक है। चलो, इज ही लाइबल टू फाइल रिटर्न, देखो अब यहाँ एक बहुत अच्छी चीज है, यहाँ ध्यान रखना, मान लो सिर्फ और सिर्फ अगर उसकी 115 BBA की इनकम होती, सिर्फ और सिर्फ अगर उसकी 115 BBA की इनकम होती तब तो उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसको 115 BBA के अलावा कैजुअल इनकम भी है तो उसको रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये भी हो गया आपका 1 2 3। व्हाट वुड बी टैक्स लाइबिलिटी, मैच रेफरी होता, अगर मान लो क्रिकेटर नहीं होता तो 115 बीबीए में आती ही नहीं है इनकम, नॉर्मल टैक्स रेट पे टैक्सेबल होती है, सिंपल है। कैजुअल इनकम तो कैजुअल इनकम 115 बीबीए में टैक्सेबल हो जाती, बाकी जो इनकम है वो उसकी नॉर्मल टैक्स रेट पे टैक्सेबल हो जाती, ठीक है ना, बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो बढ़िया, आराम से हो जाएगा आपका, मतलब उस स्लैब रेट पे, देखो स्लैब रेट पे टैक्सेबल हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, नेपट्यून ए शिप लाइनर used in carrying passengers and cargo, okay, owned by Thomas of UK, okay। नेपट्यून एक शिप है जो कि कार्गो पैसेंजर्स को मूव करता है, ठीक बात है। थॉमस यूके की कंपनी है, मतलब ये हो गया आपका नॉन रेजिडेंट इन शिपिंग बिजनेस। पहली लाइन को देखते ही अपने दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए, नॉन रेजिडेंट इन शिपिंग बिजनेस कहां पर आता है, सेक्शन 44B। सेक्शन 44B क्या बोलता है, इनका जो भी इंडियन इनकम हो, ठीक है ना, ड्यू और रिसीव्ड इन इंडिया, उसका 7.5% विल बी द इनकम मान लिया जाएगा प्रेजेंटिव बेसिस पे।
इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखना बस। तो जैसे ही अपन ने ये देखा, दिमाग में बत्ती अपनी जल जानी चाहिए, चीजें क्लिक होना चाहिए। ये तब तुम्हारी क्लिक तभी होगी जब फंडामेंटल्स मत, है ना। The ship carried the passengers and cargo in June 2022 from Singapore to Chennai and vice versa and collected charges 200 लाख, सिंगापुर से चेन्नई, चेन्नई से सिंगापुर, ठीक है, and collected 20 lakh rupees. It left Chennai 15/6/2022 and its journey to Korea. No other journey to India was undertook by any other vessel of the company during the year 31/3/2023. The non-resident company has authorized its Indian agent to comply with the income tax provisions. Okay, you are consulted by the company to explain what about the procedures return to be filed. Okay. तो क्वेश्चन एक्चुअली दूसरा पूछ रहा है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन को समझते हमारे दिमाग में जो बत्तियां जलनी चाहिए ना, वो है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिंपल है। अगर आपको पता हो ना, तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे आपको असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल करना होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही रिटर्न फाइल करना होता है, राइट। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट पहला एक्सेप्शन है, प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही रिटर्न फाइल करना होता है, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। अगर मान लो शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट है, तो उसको बोलेंगे भैया तेरा शिप रवाना होने से पहले जो भी तेरे यहाँ पे पैसेंजर्स वगैरह बैठे हैं, जो भाड़ा तेरे को मिला है, उसका टैक्स जमा करा के जा, अभी रिटर्न फाइल करो, टैक्स जमा करके प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही रिटर्न फाइल कर लिया जाता है। पोर्ट पर इनकम टैक्स की टीम बैठी होती है, वो उसका सारा सब कुछ वर्किंग कंप्लीट कर देती है, तो उसको तब तक रवाना नहीं होने दिया जाता जब तक अपनी वो लायबिलिटी पे नहीं कर देता। लेकिन अगर मान लो उस एनआर शिप या शिप के जो भी कंसर्न ऑथोरिटीज हैं, उन्होंने अगर मान लो इंडिया में जो उनका एजेंट है, जो उनके बिहाफ पे काम कर रहा है, अगर वो उसको ऑथराइज कर रखा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेटिस्फाइड कर दिया कि सर हमें जाना है, हम जा रहे हैं, और एजेंट विल कंप्लीट ऑल द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, रिटर्न प्रोसेस और टैक्स रिलेटेड प्रोसेस, तो यस उसे जाने दिया जा सकता है। उस एजेंट को विदिन 30 डेज, डिपार्चर के 30 दिन के अंदर सारा काम कंप्लीट करना होता है। दैट्स इट, ये प्रोसीजर होता है। सो बस आपको ये सारी चीजें बता के, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। बस ये देखो, हाँ 172(3) विदिन 30 डेज फ्रॉम द डिपार्चर, ठीक है ना। बस टाइम लिमिट 9 मंथ्स की होती है, कंप्लीशन असेसमेंट इन एनी केस, ठीक है। बस आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो, मतलब आफ्टर 30 डेज भी कर सकते हो। बाकी तो नॉर्मली तो क्या होता है, जब आप डिपार्ट होते हो तो तभी सारी फॉर्मेलिटीज करा ली जाती है। लेकिन एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन मतलब ये आ गया कि अगर मान लो इनकम टैक्स अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि भैया इसका एजेंट जो इंडिया में है वो कर देगा काम मामला, और सब बढ़िया है, तो कर सकते हैं, तो 30 दिन का समय दे सकते हैं कि भैया तो एजेंट आगे कर देना, और उसको रवाना कर दिया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। मिस्टर रॉबर्ट एक नॉन रेजिडेंट है, ऑपरेट ए शिप, ये भी शिप का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी वही अपना सेक्शन 44B शिपिंग बिजनेस 7.5%। अपना तो दिमाग में एक ही बत्ती जलती है जैसे नाम देखते हैं अपन तो, ठीक है ना, एनआर। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 44B के अंदर अगर आपका जो ये इनकम आएगा ना, उसका 7.5% विल बी योर इनकम। आप बोलते हो नहीं मेरी इनकम तो कम होनी चाहिए, तो ऑडिट करा लो, ऐसा यहाँ ऑप्शन नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ ऑप्शन नहीं होता है। 44AD में आएगा आपके, 44ADA में मिल जाएगा आपको, राइट, ऑडिट करा लो, वो ऑप्शन इज देयर, वहां पर है, यहाँ पर नहीं है। 44B में वो ऑप्शन नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। बी और डबल बी में वो ऑप्शन नहीं है, बी और बीबीए में नहीं है, सॉरी, बी और बीबीए में नहीं है, शिपिंग और एयरक्राफ्ट के केस में नहीं है, ऑडिट का ऑप्शन नहीं है आपको वहाँ। कंपल्सरी आपको 7.5%, एयरक्राफ्ट के केस में 5%, आपको जो भी आपकी इनकम है उसका 5% आप इनकम मान लिया जाएगा, और अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ आप बोलते हो नहीं मेरी इनकम तो कम है, समझा देता हूँ, चलो 44B और 44BBA। सर हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं इन सेक्शंस को लेके, चलो आपके कंफ्यूजन को खत्म करता हूँ मैं पहले तो। 44B 4 सेक्शन है एनआर की, ठीक है ना, 4 सेक्शन है, प्रेजम्पटिव वाली भूलोगी नहीं आज के बाद। 44B, 44BB, 44BB के बाद में, इसके बाद में A, और फिर A के बाद में B। चलो ठीक है, तो ये BBB हो गई। ये तो है आपकी शिपिंग वाली। A से हो गई आपका एयरक्राफ्ट, है ना, A से हो गया एयरक्राफ्ट। डबल बी हो गया आपका ये ऑयल रिग मशीन, पेट्रोलियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वाला बिजनेस हो गया, एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना, ऑयल रिग मशीन वगैरह है। और BBB 3, 1 2 3 भी मतलब ट्रंकी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो यहां पर देखो BBB A और एयरक्राफ्ट, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जैसे बी के अंदर और BBA में, यहाँ तो क्या होता है आपकी जो भी इंडियन इनकम, अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से कैलकुलेट। इंडिया इनकम मतलब
इंडिया में जो भी आपको रिसीविंग हुई है, ठीक है ना, या तो इंडिया में ड्यू हो गई है या रिसीव्ड हो गई है, उससे रिलेटेड जो भी आपकी रिसीविंग हुई है उसका 7.5%, और एयरक्राफ्ट के केस में 5% विल बी इनकम होती है, एक्सट्रैक्शन के केस में 10% होती है, और टर्नओवर टर्नकी प्रोजेक्ट में भी 10% होती है, ठीक है। यहां पर आप बोलते हो नहीं सर मेरी तो इनकम और कम होनी चाहिए तो मैं ऑडिट करा लूं, यहां पर आपके पास वो ऑडिट वाला ऑप्शन नहीं है, या तो आपको 7.5 और 5% से ही टैक्स देना होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। सो एनआर के 4 प्रेजेंटिव सेक्शन मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, भूलने की जरूरत ही नहीं है अपने को, रिलैक्स होकर काम करने का, है ना। चलो अब देखो ये क्या बोलता है कि ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब आप बताना कि इसकी कितनी इनकम, हमें पता है 7.5%। अब देखो रिसीव 200 लाख इन इंडिया, भाई या तो इंडिया में ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, रिसीव हो जाए तो बल्ले बल्ले, टेंशन ही नहीं, ड्यू कहीं पे ही हो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। रिसीव्ड इन इंडिया बल्ले बल्ले, तो 200 250 ये भी हो गया। ये बोलता है रिसीव्ड इन दुबई, दुबई में रिसीव्ड हुआ है, फिर देखना पड़ेगा, अगर ड्यू इंडिया में हुआ है तो कंसिडर्ड होगा। चेन्नई टू दुबई, कैरिज कहां से, माल कहां से जा रहा है, चेन्नई से, तो ड्यू चेन्नई में हो रहा है, ड्यू चेन्नई में हो रहा है, ठीक है ना। सो दिस एंड दिस। ये बोलता है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कंसिडर्ड होते ही नहीं है यहाँ पे। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, दिस इज कैजुअल इनकम, 115 बीबी में टैक्सेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये हमारा टोटल आ गया 250 और 315, तो 315 लाख का 7.5% विल बी द इनकम, पीजीबीपी का इनकम हो जाएगी। 315 लाख का 7.5% आपका पीजीबीपी का इनकम हो गई, और एक आपका वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गई 25 लाख रुपए, है ना, ये कैजुअल इनकम। अब इस पे जो टैक्स लगेगा, इस पे जो टैक्स लगेगा, अब देखो क्या है, कंपनी है क्या, नहीं, नॉन रेजिडेंट है, तो इसकी नॉर्मल जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लग जाएगा, और यहाँ 25% 30% से टैक्सेबल हो जाएगा। ये देखो ये 25 लाख तो 30% पे टैक्सेबल हो गया, और ये जो है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा बस, और सेस तो लग ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट कर लोगे, और अगर कंपनी होता तो कंपनी पे 40% टैक्स लग जाता, फॉरेन कंपनी पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रामेश्वरम ए नॉन रेजिडेंट एक्वायर्ड फॉरेन कंपनी का शेयर्स 10 लाख रुपए में, शेयर सोल्ड आपने कर दिए, नो एसटीडी पेड, ओके। 30 लाख द अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन, ओके। ही अगेन सेम क्वेश्चन अभी अपन ने किया है, तो ये तो आप कर लेना, सेम क्वेश्चन अभी अपन ने किया, वो 3 लाख 3.5 लाख वाला जो क्वेश्चन था ना वही है, इसको एक जीरो और बढ़ा दिया दिखता है, इसमें 30 लाख कर दिया, तो इसको कोई यूज नहीं है, इसको कट कर दो, आप भी मत करो इसको, कोई यूज नहीं, सेम क्वेश्चन किया अपन ने। चलो आगे, प्रणब ए नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई, दिस इज ऑल्सो एनआरआई, फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, आपको फॉलोइंग इनकम दी हुई है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2.5 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरिड इन इंडिया 7.5 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन इंडियन कंपनी सब्सक्राइब्ड इन यूएस, देखो इनकम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स डिबेंचर्स, देखो फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, ये देखो इन्होंने क्या बोला है, यूएसडी में सब्सक्राइब किया है। फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स में क्या होता है, फॉरेन करेंसी में आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, कहां पर, इंडियन कंपनी के शेयर्स, शेयर्स में पब्लिक हो या प्राइवेट हो चलेगा। डिबेंचर्स और डिपॉजिट पब्लिक कंपनी के होने चाहिए, यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो आपको अज्यूम करना पड़ेगा दिस इज द पब्लिक और प्राइवेट। सो इफ यू आर अज्यूमिंग कि पब्लिक है तो दिस इज फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स हो जाएगा, और अगर मान लो आपने अज्यूम कर लिया कि प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स है तो फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स नहीं होगा, मतलब चैप्टर 12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। चैप्टर 12 का बेनिफिट मिलता है फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स पर, आपको जो भी इनकम हो रही है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है उस पर मिलता है, तो इस पे अगर आप अज्यूम करते हो कि दिस इज द पब्लिक है तो इस पे आपको चैप्टर 12 का बेनिफिट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे 1,50,000 बेनिफिट मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ अबाउट डिबेंचर्स, नो सर, कोई खर्चों का बेनिफिट तो मिलता ही नहीं है, ठीक है। ये तो जनरल है, ये तो जनरल है, ये अपना एफ है, मतलब वो फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स वाला नहीं है, ये ऊपर वाले है ना, हाँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स, अच्छा, सब्सक्राइब्ड इन यूएस 2013-14 फॉर 5 लाख रुपए, आपने 5 लाख में डिबेंचर्स खरीदे थे, उनको बेचा, सोल्ड इन 8 लाख रुपए, 8 लाख में आपने बेचा, तो 3 लाख रुपए का आपको क्या हुआ है, यहाँ पर 3 लाख रुपए का आपको गेन हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स है, अज्यूमिंग द पब्लिक कंपनी के हैं, तो यस इस पे आपको चैप्टर 12 का बेनिफिट मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका एट द रेट ऑफ 10% टैक्सेबल, और ये जो इंटरेस्ट है, ये जो ब्याज है, ये हो जाएगा एट द रेट ऑफ 20%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 10%। चलो अगला, ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ डिबेंचर, यस अलाउड हो जाता है, कैपिटल गेन के अंदर अगर आपने कोई खर्चा किया है तो अलाउड हो जाएगा। तो 8 लाख की सेल प्राइस है, 8 लाख की सेल प्राइस में 12,000 लेस कर दो, ये आ जाएगा आपका 7,88,000, और उसमें से 5 लाख लेस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 2,88,000 कैपिटल गेन, ठीक है। चलो अब देखो, देख लेते हैं एक बार, हाँ 2,88,000 कैपिटल गेन है, और इंटरेस्ट आपका 150 है। चलो अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो बिजनेस इनकम से,
एज पर दी ओल्ड टैक्स रेजिम अगर आप हो तो अब देखो 7.5 लाख रुपए की आपकी बिजनेस इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कर लो, कितना कर लो, मैक्सिमम 2 लाख रुपए, ठीक है ना। सेट ऑफ के अंदर अगर आप जाओगे तो वहां रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी इनकम से सेट ऑफ, किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, बट मैक्सिमम 2 लाख, ठीक है ना। उससे ज्यादा आप इंटर हेड कितना भी कर लो, हाउस प्रॉपर्टी में कितना भी सेट ऑफ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी दूसरे हेड से करना है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए, तो ये आपका 5,50,000 रुपए ये आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आपकी इनकम आ जाएगी और इस इनकम पे नॉर्मल आप टैक्स लगा लोगे। देखो इस पे तो नॉर्मल स्लैब रेट से लग जाएगा, स्लैब रेट से लग जाएगा, इस पे एट द रेट ऑफ 10% लग जाएगा, इस पे एट द रेट ऑफ 20% लग जाएगा, दैट्स इट। देख लो 288 10% हो गया, ये 20% हो गया और ये स्लैब रेट हो गया, बस। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं वो, तो हमारे कंसेप्ट फंडामेंटल खुले हुए नहीं होते ना, हमने क्या रट के गए, उस लेवल का हमने पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हम खुले माइंड से पढ़ते हैं ना चीज़ों को तो मज़ा आता है। और देखो मेरे साथ जब आप पढ़ोगे ना, इवन मैं अपने रेगुलर सेशन में, मैं तो आपको ये बोलूंगा कि रेगुलर सेशन में जब आप मेरे साथ जाते हो, ये कोई चीज़ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतना आराम से जो मैं टाइम लेता हूँ बस उसी टाइम में आपका डीटी कंप्लीट होगा। आपको एक्स्ट्रा ये नहीं बोलूंगा घर पे जाके पढ़ो, नहीं, जरूरत ही नहीं है। और सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पढ़ाता हूँ मैं, ऐसे कोई किताबें थोड़ी पढ़ाता हूँ, मेरे को मज़ा ही नहीं आता किताबें पढ़ने। किताबें पढ़ाने से क्या है यार, पहले ऐसा पढ़ो कि कोई भी किताब हाथ में हो, कोई भी किताब पढ़ ले, बस, ठीक है ना। और अभी वैसे अब मैं रेगुलर अपना जो मई 24 और नवंबर 24 है उनके लिए लेके आ रहा हूँ, बहुत ही जल्दी लेके आ रहा हूँ। तो आपके अगर कोई भी कनेक्ट हो तो आप उनको बोल भी सकते हैं, राइट। और जहाँ वहाँ पर 100% क्वेश्चन कवरेज होगा, आरटीपी एमटीपी सब चीज़ें कवरेज होगी, राइट। और पढ़ने में मजा आएगा, डीटी का लोड खत्म, डीटी की गारंटी मेरी है, डीटी की गारंटी मेरी है। आप देखो 7 सब्जेक्ट आप समझा लो, ये 8 एक सब्जेक्ट मैं संभालूंगा बस। और ये अश्योरेंस दे रहा हूँ, फेल तो होंगे ही नहीं आप, फेल तो कोई रोक कोई मतलब कहना कोई कर ही नहीं सकता, इतना अश्योरेंस दे रहा हूँ। बट कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, उससे कहते हैं सब्जेक्ट टू सम टर्म्स एंड कंडीशन। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आपको मेरे साथ जो मेरे शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, दैट्स इट। ज्यादा टफ शेड्यूल नहीं है, सबसे आसान शेड्यूल होगा। मैं 8 सब्जेक्ट में सबका सबसे ईजी सब्जेक्ट होगा ये, मैं आपको ये बोल सकता हूँ। बस आप मेरे से अगर आप मेरे साथ अगर आप जाते हो रेगुलर सेशन में, मतलब आपकी जो भी कनेक्ट है उनको बोलिएगा प्लीज, ठीक है ना। सो एक ये सपोर्ट आप सभी से चाहिए यार, कि आपके जो भी कनेक्ट है उनको प्लीज रेफर करिए, ताकि क्या होता है कि यार मेरा भी एक मोटिवेशन बूस्ट होता है, दैट्स इट। चलो सर आ जाओ अगला। बाकी आपको कैसे लग रहा है, फीडबैक जरूर बताइएगा यार प्लीज। नॉन रेजिडेंट मैंने सुना है कि सब बोलते हैं बड़ा टफ होता है, बड़ा टफ होता है। सर आप ऐसा क्यों कर लेते हो, मैं भाई साहब मैंने काम किया हुआ है यहाँ पे, इंटरनेशनल टैक्सेशन और टैक्सेशन मेरा एरिया था, जब मैं ड्यूरिंग द जॉब था तब मेरा एरिया था, की एरिया था मेरा, तो मुझे प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस पता है, इसलिए मुझे लोड नहीं आता इन चीज़ों में। बाकी सब तो लोड लेके पढ़ाते हैं, मैंने देखा एक्चुअली सभी का। द फॉलोइंग डेटा इज फर्निश्ड बाय सुमेध, ए नॉन रेजिडेंट एंड ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ये देखो ये आपका एनआरआई आ गया, नॉन रेजिडेंट एंड पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है ना। एनआरआई में यही तो है, आप नॉन रेजिडेंट होने चाहिए और इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन होने चाहिए। तो एनआरआई वाला मतलब आपका यहाँ पे चैप्टर 12 थे, बस जैसे ही एनआरआई आता है चैप्टर 12 के दिमाग में आ जाना चाहिए आपके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, ठीक बात है, 6,50,000 रुपया कंप्यूटेड। एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इंकर्ड इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर नॉट कंसिडर्ड अबव। अच्छा, ये कहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हुआ है ना, इससे रिलेटेड खर्चा है ये 80,000। फॉरेन एक्सचेंज एसेट, अब ये बोल रहा है कंसिडर नहीं किया हमने, कर लो ना, मना थोड़ी किया है। इनकम में कोई भी खर्चा का बेनिफिट नहीं मिलता है, बट कैपिटल गेन में आपको खर्चे का बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6,50,000 माइनस 80,000 कितना हो गया, 5,70,000। यस, तो ये आपका कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, 5,70,000 ऑन द फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, ठीक है। चलो, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा ये देखो प्राइवेट लिमिटेड है, मैंने क्या बोला था, इंडियन कंपनी के शेयर्स पब्लिक प्राइवेट चलेगा, इंडियन कंपनी के डिबेंचर्स डिपॉजिट पब्लिक कंपनी के होने चाहिए, दिस इज प्राइवेट। तो यहां पर आपको चैप्टर 12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नॉर्मल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्स। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यस दिस इज द फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, यहां पर आपको चैप्टर 12 का बेनिफिट मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद पब्लिक, यस इस पे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब ये जो है ना, ये आपका फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स हो गया है, तो ये कितना आ गया आपका
355, 355 पे जो आपका बेनिफिट मिल जाएगा आपको, और ये हो जाएगा एट द रेट ऑफ 20% टैक्सेबल, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका नॉर्मल रेट से टैक्सेबल, ठीक है, और ये कैपिटल गेन हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। बट देखो इस कैपिटल गेन से कुछ कनेक्टेड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन्होंने दिए हैं। ये आपने बेचा कब है, देखो 31/7/2022। इन्वेस्टमेंट इन द नोटिफाइड सेविंग सर्टिफिकेट 10(4)B, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स कैपिटल गेन होता है, और अगर आप वो जो सेल किया है आपने एसेट्स को विद इन 6 मंथ, अगर आप नई फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स खरीद लेते हो या 10(4)B के जो स्पेसिफाइड सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लेते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाता है विद इन 6 मंथ। देखो यहां से 6 महीना, बट ये तो आप 6 महीने बाद खरीद रहे हो, यहां से 6 महीना क्या होता है, 8 9 10 11 12 1 31 जनवरी तक खरीद लेते ना तो बेनिफिट मिल जाता, बट आपने मार्च में खरीदा है और यहां पे दिसंबर 2023 में खरीदा है, तो दोनों पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल है, तो आराम से कर लेना। ये बताऊं करके, देखो 5,70,000 योर इनकम है, 5,90,000 ये हो गया। अब इस पे तो आपका एट द रेट ऑफ 20% हो जाएगा, इस पे एट द रेट ऑफ 10% हो जाएगा, और ये स्लैब रेट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। दैट्स इट बस। और ये टीडीएस है तो इसका तो बेनिफिट मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो, कोई नई चीज़ तो नहीं है ना। 20% 10% ये सेम, चलो ठीक है, बहुत छोटा है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है ये तो। चलो सर आगे चलते हैं, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टारगेट यही है कि आज कंप्लीट कर लें अपन इस लेक्चर के अंदर ये सारा, ठीक है। अब देखो, एग्जामिन द टैक्स कंसिक्वेंस फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इन रेस्पेक्ट ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव्ड बाय टॉम सवियर ए नॉन रेजिडेंट। रिसीव्ड बाय, अच्छा एक नॉन रेजिडेंट को एफटीएस मिला है, एफटीएस, ओके, एफटीएस टू एनआर, ठीक है, फ्रॉम गामा लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, मतलब रेजिडेंट ने, ठीक है ना। एफटीएस टू एनआर किसने पे किया, पेड बाय रेजिडेंट, ठीक है। चलो देखते हैं, इंडियन कंपनी एंड दिस इज अप्रूव्ड, देखो ओके अप्रूव्ड, ओके। अब ये बोलता है अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ, देखो सिंपल है, ये बोलता है कि इंडिया की कोई कंपनी है, मतलब वो रेजिडेंट है, उसने नॉन रेजिडेंट कोई फॉरेन कंपनी को मतलब टॉम सेयर एक नॉन रेजिडेंट है उसको एफटीएस का पेमेंट किया है, ठीक बात है, मतलब रेजिडेंट ने एफटीएस का पेमेंट किया। कल देखा था अपन ने सेक्शन 9 रॉयल्टी और एफटीएस, सेक्शन 9 में मैंने आपको बताया था रॉयल्टी, एफटीएस और इंटरेस्ट अगर पे किया जा रहा है किसी एनआर को पे किया जा रहा है बाय रेजिडेंट, ठीक है ना। देखो अगर रॉयल्टी एफटीएस, सेक्शन 9 में क्या है, अगर रॉयल्टी एफटीएस और इंटरेस्ट किसी एनआर को पे किया जा रहा है बाय इंडियन गवर्नमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट हो चाहे वो इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन गवर्नमेंट अगर पे कर रही है तो जो रिसीवर एनआर है उसके लिए इनकम डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया मान ली जाएगी। अगर किसी रेजिडेंट के द्वारा पे किया जा रहा है फॉर एनी इंडियन प्रोजेक्ट तो इस एनआर के लिए डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। और अगर किसी एनआर के द्वारा एनआर को पे किया जाता है रॉयल्टी एफटीएस इंटरेस्ट फॉर एनी इंडियन प्रोजेक्ट तो यस एनआर जो रिसीव कर रहा है उसके लिए डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया माना जाता है। बट इंटरेस्ट के केस में ध्यान रखना, एनआर अगर एनआर को पे कर रहा है इंटरेस्ट तो बिजनेस या प्रोफेशन से कनेक्ट रिलेटेड होना चाहिए तो ही डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया माना जाएगा। ये कल समझाया था मैंने, राइट। तो यहां पर ये डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया माना जाएगा इफ दिस इज इंडियन प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है तो, ठीक है। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज फ्रॉम इन इंडियन कंपनी इन परसेंस ऑफ अग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय द, तो इंडियन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। फिर भी देख लेते हैं, द टेक्निकल सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड बाय द फॉर इट्स बिजनेस इन कलकत्ता, तो इंडियन प्रोजेक्ट हो गया ना, कलकत्ता का प्रोजेक्ट है। अज्यूम द टॉम सेयर इज द रेजिडेंट ऑफ कंट्री ए एंड उसका इंडिया में पीई नहीं है, नो पीई इन इंडिया, वेरी गुड। चलो जब इस नॉन रेजिडेंट को जिसका इंडिया में पीई नहीं है, नो पीई इन इंडिया, नो पीई इन इंडिया, अगर इसको रॉयल्टी एफटीएस की इनकम होती है तो 115A में कवर हो जाएगी, 115A में कवर हो जाएगी। याद करो मैंने 115A भी बताया हुआ आपको अच्छे से। 115A में क्या आता है, आपको अगर डिविडेंड की इनकम हो रही है, आपको रॉयल्टी या एफटीएस की इनकम हो रही है, ठीक है, या अगर आपने इंडिया में अगर आपने फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो यस वो 115A में कवर हो जाता है। डिविडेंड है तो एट द रेट ऑफ 20% टैक्सेबल हो जाएगा,
FTS ये है एट द रेट ऑफ 10% टैक्सेबल हो जाएगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20%, बट इन सम केसेस एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, इन सम केसेस एट द रेट ऑफ 5%। कौन कौन से केसेस है जो LB में कवर होते हैं, 194 LB, LC, LD और LBA में जो कवर होते हैं वो वाले केसेस आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक बात है ना। चलो तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये जो रॉयल्टी और FTS जो 115A के अंदर आता है, वहां पर इन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर मान लो NR को रॉयल्टी FTS अमाउंट मिल रहा है बिकॉज ऑफ अग्रीमेंट विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक जी। तो मैं क्या बता रहा था रॉयल्टी और FTS के केस में कि रॉयल्टी और FTS जो NR को मिल रही है तो दैट अग्रीमेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये कहता है कि भैया 115A में वो तभी आएगा जब रॉयल्टी और FTS जो NR को मिल रही है इट शुड बी अग्रीमेंट, इट शुड बी अप्रूव्ड अग्रीमेंट ऑफ दी, मतलब CG के द्वारा अप्रूव्ड अग्रीमेंट होना चाहिए, और अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव नहीं है तो एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी होना चाहिए। हेलो, आवाज ज़्यादा तेज तो नहीं हो रही है ना। हेलो, यस, एम आई ऑडिबल, राइट? हाँ ठीक है, चेक कर रहा हूँ मेरा आवाज़ तो ऐसा नहीं गड़बड़ ना हो। हाँ जी, तो ये कहता है 115A में आपका रॉयल्टी और FTS है तो 100 एट द रेट ऑफ 10% आ जाता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, नो PE इन इंडिया। ये कहता है कि अगर मान लो PE इन इंडिया तो 115A का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, वो 44DA में कवर हो जाएगा। नो PE इन इंडिया, नो PE इन इंडिया, यस, तो आपको 115A में टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10%, और 44DA में क्या होता है, नॉर्मल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाता है। यहाँ आपको खर्चों का बेनिफिट मिल जाता है, बट 115A में आपको खर्चों का बेनिफिट नहीं मिलता है। ये जो चैप्टर 12 है, चैप्टर 12, ठीक है ना, आपको मेरा सेशन चलो मैं बता ही देता हूँ, सेशन मेरा देखोगे उससे पहले चलो एक ओवरव्यू तो दे ही देता हूँ। चैप्टर 12 में क्या आता है, अभी इस क्वेश्चन को कनेक्ट करके पहले एक बार इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको चैप्टर 12 समझाता हूँ, ठीक है ना, कि चैप्टर 12 है क्या एक्चुअली। NR के लिए जो है चैप्टर 12 तो 12 है, बस ये दो समझ लिया ना तो कोई मगजमारी नहीं है। चलो अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमें क्लियर हो चुका है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो, इफ नो DTA विथ कंट्री A। अब ये बोलता है अगर मान लो इसका DTA नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एट द रेट ऑफ 10% टैक्सेबल होगा। अगर DTA है तो वहां पर एक चीज ध्यान रखना, DTA की जो टैक्स रेट है और 115A की टैक्स रेट विच एवर इज बेनिफिशियल वो एप्लीकेबल हो जाती है, वो एप्लीकेबल हो जाती है, सिंपल सी बात है। इफ DTA है और उसके अकॉर्डिंग जो रेट है FTS की वो 5% है, तो 5% और 10% विच एवर इज बेनिफिशियल 5%, तो 5% के हिसाब से लगेगा। इफ DTA है और DTA की रेट है 15%, तो 15% और 10% विच एवर इज बेनिफिशियल 10% के हिसाब से लगेगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल ना। चलो, तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब मैं आपको जो बता रहा था ना चैप्टर 12 के बारे में, NR के लिए, NR के केस में चैप्टर 12 और चैप्टर 12 इज इंपॉर्टेंट। ये तो क्या हो गया आपका NR और फॉरेन कंपनी, ये हो गया NRI के केस में जो मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ 5 सेक्शन होते हैं, 115, 115A, 115AB, AC, AD और 115 BBA। BBA वही स्पोर्ट्समैन वाला हो गया। ए अभी जो मैंने आपको बताया, अगर नॉन रेजिडेंट को कोई भी डिविडेंड, इंटरेस्ट या रॉयल्टी FTS की इनकम आती है। AB क्या होता है, ऑफशोर फंड्स के केस में है, ओवरसीज फंड्स, ठीक है ना। AC होता है GDR और बॉन्ड्स के केस में है, और AD होता है FII और स्पेसिफाइड फंड के केस में, ठीक है ना, ये उनके केस में है। तो ये 5 सेक्शन अगर आपके हो गए तो कहानी खत्म। और 115A मैंने आपको अच्छे से समझाया है, मुझे याद है ना, कल वाले सेशन में शायद मैंने समझाया था। अगर मैंने आपने 115A मैंने बताया था, आई थिंक, मुझे याद आ रहा है, बट अगर नहीं भी बताया होगा, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यस आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। चलो, ये हो गया। चलो अब ये आते हैं अपन Xylo Incorporation, ए कंपनी रिसीव्ड इनकम बाय वे ऑफ FTS 2 करोड़ रुपए की फ्रॉम अल्फा लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। Xylo एक US की कंपनी है जिसको FTS, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, मिल रहा है 2 करोड़ रुपए का। कहां से, इंडियन कंपनी से। इन परसुएंस ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द अल्फा एंड Xylo,
एंटर 2014 जो कि अप्रूव्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर इनको जो रॉयल्टी और एफटीएस का पेमेंट मिल रहा है और इनका इंडिया में पी नहीं है तो 115A में आ जाएगा, एट द रेट ऑफ 10% टैक्सेबल हो जाएगा। एक्सपेंसेस इंकर्ड इररिलेवेंट, एक्सपेंसेस का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बोलता है एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ अबाउ सम इन हैंड्स ऑफ जाइलो इनकॉर्पोरेशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये बोलता है जाइलो जो यूएस की कंपनी है जिसको एफटीएस मिल रहा है ना, बताओ उसके हाथों में टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होगी। इन द रिक्वायरमेंट इफ एनी फाइल रिटर्न, इनको रिटर्न फाइल करना है या नहीं करना है। जाइलो इनकॉर्पोरेशन डज नॉट हैव पीई इन इंडिया। चलो बहुत सिंपल है ये वाला। तो देखो 2 करोड़ की इनकम है एफटीएस की, एट द रेट ऑफ 10% इस पर टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा। नो डिडक्शन, खर्चों का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2% के हिसाब से जब आप इनको पेमेंट करोगे तो आप इनका टीडीएस भी डिडक्ट करोगे एट द रेट ऑफ 10% प्लस 4% सेस के हिसाब से, फुली डिडक्टेड। सो हैज़ टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम इन इंडिया, 139 के अंदर उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दैट्स इट, सिंपल है। तो सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है कि भाई उसकी जो इनकम है रॉयल्टी और एफटीएस 115A में आ रही है, 115A में आ रही है तो एट द रेट ऑफ 10% टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। और जो पेयर है वो इनका टीडीएस डिडक्ट करते हुए इनको पे करेगा जो भी उनकी टैक्स रेट है, इफेक्टिव टैक्स रेट के अकॉर्डिंग। जाइलो हैज ए परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। अच्छा अब यहाँ ध्यान रखना, मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो, ये देखो मैंने अभी बताया था जस्ट, अगर आपको रॉयल्टी और एफटीएस मिलता है, रॉयल्टी तो एट द रेट ऑफ 10% हो जाएगा, बट इंडिया में पीई नहीं होना चाहिए, नो पीई इन इंडिया, तो 115A में कवर हो जाओगे। अगर इंडिया में पीई है तो आप 115A में नहीं आओगे, फिर 44DA में आओगे। 44DA में क्या होता है, जो भी खर्चा आपने किया है वो आपको अलाउड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वही क्वेश्चन आ रहा है अगला। ये कहता है इफ, दिख रहा है ना बराबर से, हाँ, if Xylo Incorporation has permanent establishment in India and the contract agreement with Alpha Limited for rendering technical services effectively connected with such P in India, तो एग्जामिन, ये बोलता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज 2 करोड़ रुपए, एक्सपेंसेस इंकर्ड यस अलाउड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 लाख रुपए का खर्चा अलाउड हो जाएगा। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अदर इंडियन कंपनीज, अदर इंडियन कंपनीज से मिला 4 करोड़ रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर अदर, ये भी अलाउड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 करोड़ प्लस 4 करोड़ इजिकल टू 6 करोड़ आपकी फीस हो गई है, और 8 लाख प्लस 15 लाख इजिकल टू 23 लाख रुपए आपके खर्चे हो गए, ठीक है। एक्सपेंडिचर नॉट होली एंड एक्सक्लूसिवली इंकर्ड फॉर द बिजनेस, अगर आपका कोई भी ऐसा खर्चा है जो नॉट एक्सक्लूसिवली बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, वो आपको अलाउड कभी भी नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। 44DA में साफ साफ मना कर दिया है, ऐसा कोई भी खर्चा विच इज नॉट होली एंड एक्सक्लूसिवली कनेक्टेड विद द बिजनेस तो वो अलाउड नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पर 44DA में अलाउड नहीं होता है, ठीक है ना, 44DA में अलाउड नहीं होगा। अमाउंट पेड बाय पीई टू हेड ऑफिस, ये कहता है पीई ने एचओ को कोई अमाउंट पे किया है, अगर मान लो एचओ ने इसके बिहाफ पे कोई एक्सपेंडिचर किया होता और उसका रियम्बर्समेंट कर रहे होते तब तो बहुत बढ़िया, तब तो अलाउड हो जाएगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ रियम्बर्समेंट, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर का रियम्बर्समेंट नहीं है तो ये भी अलाउड नहीं होगा। भाई देखो सिंपल है, रियम्बर्समेंट मतलब मेरे बिहाफ पे मेरे एचओ ने कोई खर्चा कर दिया, मैंने उसको पे कर दिया, दैट इज रियम्बर्समेंट। बट उसने मेरे बिहाफ पे कोई खर्चा किया ही नहीं है, मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही पे कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता भैया, ऐसे अलाउड नहीं होगा, तो ये भी आपको अलाउड नहीं होगा। तो 6 करोड़ में से 23 लाख आपको अलाउड हो जाएंगे, बाकी टैक्स टैक्सेबल हो जाएगा, सिंपल है। कहाँ पर है, 23 लाख आ गया, 6 करोड़ आ गया, अलाउबल डिडक्शन। हाउएवर एक्सपेंडिचर 6 लाख इज नॉट इंकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली, और पी के नॉट अलाउबल, ठीक है, ये अलाउबल नहीं होगा, बता दिया मैंने आपको ये, राइट। चलो ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 40th सेक्शन 40, मिस्टर बिष्ट ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल earned an interest of रुपीज 12 लाख फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड। देखो नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड ये कहाँ पर आता है, 115A। चलो 115A आपको वापस बता ही देता हूँ। 115A में मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी एनआर को या फॉरेन कंपनी को डिविडेंड की इनकम होती है, रॉयल्टी या एफटीएस की इनकम होती है, या इंटरेस्ट की इनकम होती है। डिविडेंड की इनकम एट द रेट ऑफ 20% टैक्सेबल हो जाएगी, रॉयल्टी एफटीएस एट द रेट ऑफ 10%, नो इफ नो पी इन इंडिया। पी अगर पी इन इंडिया है, जिस एनआर को या फॉरेन कंपनी को रॉयल्टी एफटीएस की इनकम हो रही है और अगर उसका पी है इंडिया में तो 44DA में चल जाएगा, अदरवाइज 115A में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको एट द रेट ऑफ 10%। इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, एट द रेट ऑफ 20% टैक्सेबल होता है अगर आपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है इन फॉरेन करेंसी। अगर आपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है मतलब पैसा दिया है, उधार दिया है, ठीक है ना, इन फॉरेन करेंसी, तो उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो 115A में आ जाएगा और 20% होगा। बट कुछ केसेस में
20% नहीं, 5% से ही टैक्सेबल होगा। मतलब गवर्नमेंट ने इनको फायदा दिया है कि यहाँ पर हमें पैसा दो, हमें जरूरत है, अगर यहाँ पर स्पेसिफिक एरियाज में तुम हमें पैसा देते हो तो हम तुम्हें टैक्सेबिलिटी देंगे 5%। 5% मतलब तुम्हारे लिए वो टैक्सेबल करेंगे एट द रेट ऑफ 5%, नॉट एट द रेट ऑफ 20%। कौन सा? 194 LB वाला, 194 LC वाला, 194 LD वाला और 194 LBA। LB लैंड एंड बिल्डिंग नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड, नोटिफाइड इंफ्रा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डेप्ट फंड। अगर मान लो आपने आपने मतलब एनआर ने नोटिफाइड इंफ्रा डेप्ट फंड में पैसा लगाया है, उस पर उसे जो ब्याज मिलता है तो 5% से टैक्सेबल होगा एनआर के लिए। ठीक है, मतलब ये टीडीएस के सेक्शन है एक्चुअली। तो जब टैक्सेबिलिटी 5% है, टीडीएस भी 5% से होता है। एलसी मतलब उधार, आपने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के रूट आउट अगर आपने इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट को पैसा दिया है, उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, फॉरेन करेंसी में होना चाहिए पैसा, उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो 5% से। ठीक है ना। एलडी, क्यूआईआई और एफआईआई, इन्होंने अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरडीबी के अंदर, इंडियन कंपनी के आरडीबी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स के अंदर या म्युनिसिपल डेप्ट सिक्योरिटी में पैसा लगाया तो 5% से उनके लिए टैक्सेबिलिटी होती है। टीडीएस भी 5% से काटा जाता है। ठीक है। एलबीए बिजनेस ट्रस्ट के केस में जो इनको डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10%, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, इनके लिए टैक्सेबल होता है। टीडीएस भी उसी रेट से डिडक्ट किया जाता है। सो ये केसेस हैं, मैंने आपको एक 115A समराइज कर दिया है थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन। अब ये देखो, यहाँ पर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट कहाँ किया? नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड। जैसे ही करे हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? 194 LB, मतलब 5% टैक्सेबल होगा उसके लिए। ठीक है। सेटअप इन इंडिया एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन, ठीक बात है। फर्दर ही हैज इंकर्ड एक्सपेंडिचर 15,000 अर्निंग सच इंटरेस्ट। ये कहता है कि इस 115A के अंदर, चैप्टर 12 के अंदर अगर आपकी कोई भी इनकम है तो उस पर खर्चों का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। एग्जामिन द टैक्स इंप्लीकेशन बोथ फंड एंड मिस्टर बिश्त। देखो मिस्टर बिश्ती के हाथों में तो भाई अपन ने देख लिया 5% से टैक्सेबल होगा। फंड जब पे करेगा तो 5% से टीडीएस डिडक्ट करेगा। अच्छा, एनआर को पे किया जा रहा है तो 4% से इसका इंपैक्ट मिलेगा। दैट्स इट। टू सिचुएशन, अगर मान लो मिस्टर बिशित इज रिजाइडिंग इन द नोटिफाइड जुडिशियल एरिया। ओ, ये सेम क्वेश्चन अपन ने वहां पर भी किया है ट्रांसफर प्राइसिंग में भी। अगर मान लो आप एनजेए में होते हो तो मान लिया जाता है कि आप एसोसिएटेड के साथ डील कर रहे हो और एनजेए में कोई भी अगर पर्सन लोकेटेड है, उसको अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो तो 30% का टीडीएस काटना होता है। 30%। इवन एलबी में 5% है बट 30% का टीडीएस काटना पड़ेगा आपको। दैट्स इट, ये हमने किया हुआ है। ठीक है ना, ये हमने किया हुआ है। मिस्टर बिशित इज स्टेशन आउटसाइड इंडिया इन प्लेस। अगर मान लो एनजीए में नहीं होगा तब तो 194 एलबी के अकॉर्डिंग 5% आपको टीडीएस काटना है। ठीक है ना। मतलब जो पेयर है, पेयर मतलब ये नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड, ये 5% से टीडीएस काटेगा। लेकिन अगर आप एनजीए में हो तो 30% से टीडीएस काटेगा। 30% प्लस 4%, सेस तो ऑलवेज लगता ही लगता है, और 5% प्लस 4%। ठीक है ना, ये रहेगा मामला। बट यहाँ लाइबिलिटी में इंपैक्ट नहीं आएगा। मिस्टर बेस्ट अगर मान लो एनजेए में रह रहे हैं तो लाइबिलिटी तो उनकी 5% से ही टैक्सेबल होगी। तो जो उनका टीडीएस ज़्यादा कटा है वो उसे रिफंड क्लेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नॉर्मल, ये मैंने कराया हुआ है पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। स्टाइल इनकॉर्पोरेशन ए नोटिफाइड FII derive the following income of the financial for the financial year 22-23। ये आ गया सर, आपके FII भी आ गया। FII और स्पेसिफाइड फंड के केस में मैंने अभी आपको बताया था 115 AD। चलो पहले ये समझा देता हूँ 115 AD ताकि आपके लिए इजी रहे। 115 AD में क्या होता है कि अगर मान लो FII और स्पेसिफाइड फंड, ठीक है ना, अगर इनको कोई भी इनकम होती है, कोई भी इनकम होती है ऑन सिक्योरिटीज अदर देन द यूटीआई और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के अलावा, ठीक है ना, अगर उसको कोई भी इनकम होती है, एक तो होती है इनकम अगर आपने सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है अदर देन यूटीआई और म्यूचुअल फंड, तो एक तो इनकम होगी। इनकम में क्या हो सकता है? इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, डिविडेंड इनकम हो सकती है, और एक होता है कैपिटल गेन। ठीक है ना, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन वही अपना 111A वाला, 112A वाला, और अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये बोलता है अगर इनकम है तो FII अगर है और स्पेसिफाइड फंड है। स्पेसिफाइड फंड को एक्चुअली लास्ट ईयर ही लिया गया था, पहले नहीं था ये। FII के केस में एट द रेट ऑफ 20% और स्पेसिफाइड फंड के केस में एट द रेट ऑफ 10% टैक्सेबल है। कैपिटल गेन अगर होता है तो 111A की क्या रेट है? वो रेट से हो जाएगा एट द रेट ऑफ 15%। 112A की क्या है? एट द रेट ऑफ 10% इन एक्सेस ऑफ। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरली क्या होता है? 20% पे होता है, बट यहाँ आपको 10% ही होता है। आप देखोगे ना चैप्टर 12 के अंदर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 10% ही, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 30% टैक्सेबल हो जाता है। दैट्स इट, बस ये 115 AD है। अगर आपको ये रेट्स के बारे में पता है, कोई भी क्वेश्चन पकड़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है ना,
ये किस किस के लिए है? FII और स्पेसिफाइड फंड, दैट्स इट। देखो तो ये कहता है नोटिफाइड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो FII जैसे दिमाग में आया मेरे दिमाग में 115 AD आ गया। फॉलोइंग इनकम ये आपको दी हुई है, फॉलोइंग इनकम आपको दी हुई है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। ओहो ओके, अब यहाँ थोड़ा अगर आपको चीज़ें याद होगी तो कनेक्ट अच्छा कर पाओगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन द रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ द ABC लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी के रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में। अभी देखो याद करो, मैंने अभी कुछ देर पहले LD के अंदर बताया था, LD में अगर FII और QII, आपने मेरा अगर नॉन रेजिडेंट वाला मैराथन सेशन नहीं देखा तो देख लेना, वहाँ मैंने तरीके बताए हैं। LD से लीडर कौन है मार्केट के? FII और QII। अगर ये इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पर? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इंडियन कंपनी की रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स और म्युनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज़, तो यहाँ पर जो भी इनको ब्याज मिलेगा वो 5% से टैक्सेबल हो जाएगा 115A में। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन द RDB ABC इंडियन कंपनी, तो ये आपका 115A में आ जाएगा, और 115A में एट द रेट ऑफ 5% टैक्सेबल हो जाएगा 8,50,000। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि अगर मैं यहाँ आप अगर मान लो 115 AD यहाँ लोगे, देखो AD में तो तब आएगा जब वो और किसी सेक्शन में नहीं आ रहा है, तब AD में आएगा। ठीक है ना, जब वो 115A में आ गया तो फिर यहाँ नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम लिस्टेड शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम लिस्टेड शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी 6,20,000। ये कहता है कि इंडियन कंपनी के शेयर से डिविडेंड मिल रहा है, यस 6,20,000 आपका एक उस पर 20% पे टैक्सेबल हो जाएगा। 115A में है ये भी एट द रेट ऑफ 20% देखा था हमने। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 17,32,000। अब देखो जो 115A में नहीं आ रहा है वो 115AD में आ जाएगा। तो ये देखो अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 26 लाख आपने खर्चा किया, 26 लाख को तो इग्नोर कर दो, 26,000 आपने इग्नोर किया, इग्नोर कर दो इसको। तो अब ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है, दिस इज इनकम, दिस इज इनकम, ये एट द रेट ऑफ 20% 115AD के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये 115AD में आ जाएगा आपका एट द रेट ऑफ 20%। चलो अब देखो चौथा आपको दिया हुआ है बॉन्ड्स ऑफ जे लिमिटेड। ठीक है ना, बॉन्ड्स ऑफ जे लिमिटेड, आपने जे लिमिटेड के बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, जे लिमिटेड के बॉन्ड्स खरीदे हुए आपने, डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ सेल मतलब कैपिटल गेन। अब देखो कैपिटल गेन आपका यहाँ आ जाएगा, देख लो कौन सा कैपिटल गेन है, उससे आपको समझ आ जाएगा। बॉन्ड्स हैं ये, सेल प्रोसीड है, कॉस्ट ऑफ परचेज है 47 लाख और 32 लाख। CII आपको दिया हुआ है, ये रहा। अच्छा, बॉन्ड्स पर कभी भी, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का कभी भी इंडेक्सेशन नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना, प्रोविजो ऑफ सेक्शन 48 वहाँ लिखा हुआ है कि कभी भी बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का इंडेक्सेशन नहीं होता है। ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग द कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। ठीक है ना, उनका आप इंडेक्सेशन कर सकते हो, बाकी तो नहीं होता है। तो इन बॉन्ड्स का इंडेक्सेशन नहीं होगा तो इनका कैपिटल गेन देखो 17 से 23, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47 - 32, 15 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो गया। अब ये 15 लाख का कैपिटल गेन कौन सा है? ये आपका अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है ना, 112A का तो है ही नहीं। 112A का तो क्या होता है, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट अगर आप सेल करते हो, एसटी पे किया हो, तो 112A का होता है, ये तो है ही नहीं। तो ये आपका जो 15 लाख का कैपिटल गेन है एट द रेट ऑफ 10% टैक्सेबल हो जाएगा अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। ठीक है ना, तो एट द रेट ऑफ 10% टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आ जाओ लिस्टेड शेयर्स ऑफ ई लिमिटेड लिस्टेड शेयर्स, ये लिस्टेड शेयर यहाँ 112A हो सकता है, राइट। डेट ऑफ परचेज है 2 मई, डेट ऑफ सेल है 2 फरवरी, तो ये तो शॉर्ट टर्म है, ये तो शॉर्ट टर्म है। हाँ, तो 111A में आ जाएगा, लिस्टेड है ना। सेल कंसिडरेशन आपको दिया हुआ है, एसटीडी पेड, बहुत ठीक बात है। तो 1240 - 780, 1240 - 780, तो ये हो गया आपका 4,60,000। तो 4,60,000 पे एट द रेट 15% 111A के अकॉर्डिंग ये टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, 4,60,000 एट द रेट 15%। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, तो ये 112A तो इस पर भी नहीं होगा। डेट ऑफ परचेज है जुलाई 2020, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, देख लो कितना है, 8,40,000 - 3,72,000, 4,98,000, 4,98,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 30%। दैट्स इट, बहुत आसान क्वेश्चन, क्या है बताओ। सेम ये चीज़ें अगर तुम्हारे दिमाग में सेट है तो क्यों, और सेट क्यों ना हो यार, क्या कुछ नया थोड़ी है। FII का 20% है और ये बाद में आया तो इसको बेनिफिट दे दिया, ले भैया तेरे को बेनिफिट देते हैं स्पेसिफाइड फंड को 10%। ठीक है, इसका मैंने एक तरीका भी बताया हुआ है, अभी लास्ट मेरे हिसाब से मैंने
मास्टर क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है, मास्टर क्वेश्चन देख के जाओ यार, कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी आपको, ये तो समझने के लिए बहुत जरूरी है, बट मास्टर क्वेश्चन देख के जाओ, मजा आ जाएगा आपको। 111A 15% नॉर्मल होता है, 112A 10% होता है, अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% पे होता है, बट चैप्टर 12 में आप सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% पे ही होते हैं, 20% तो है ही नहीं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 30%, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है, आप इस तरीके से आप देख लो, हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अच्छे से मैंने सारा ही एक्सप्लेन कर दिया आपको। FII वाला है, ये भी आप कर लेना, नॉर्मल है, कोई खास नहीं लग रहा है मुझे, बस आपका फंडामेंटल क्लियर है ना, तो कोई इशू नहीं आएगा। कोई डाउट है दिस यू कैन अप्रोच मी, नो इशू, यू कैन आस्क मी यार एनी टाइम। चलो इसको मैं बताता हूँ अभी आपको, ये नॉर्मल है वैसे तो, आप एक बार गो थ्रू करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि ऐसा प्रॉब्लम वाला मामला नहीं है इसमें, बट यस अगर आपको प्रॉब्लम आए, यस यू कैन अप्रोच मी। चलो 44 45 बस हो गया मतलब है ना, 46 45 3 क्वेश्चन और है। चलो तो मैंने पहले तो सोचा था कि 2 सेशन लूँ, बट आज अपना एक ही सेशन में सारा मामला हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा पूरा। तो आपका NR कंप्लीट हो जाएगा। NR कंप्लीट होने के बाद में ना मैं क्या करूँगा, DTAA मेरा ऑलरेडी लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर मतलब नवंबर 22 के लिए मैंने अपलोड किया था, तो मैं वही अपलोड कर दूंगा, और कैपिटल गेन भी मेरा वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, ना DTA में कोई चेंजेस है, ना कैपिटल गेन में कोई चेंजेस है, ईयर असेसमेंट ईयर, बट फंडामेंटल में कोई चेंजेस है नहीं, फंडामेंटल से आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। वो अपलोड मैं एक्चुअली इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ 1 चैप्टर 1 पेज, 1 चैप्टर 1 पेज, मतलब जो मेरा मिशन है ना कि आपको 6 से 8 घंटे में DT रिकॉल करवा दूँ, उस मिशन पे काम कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि इस 15 या आज की तारीख हुई है, 7 तारीख हुई है ना, 15 के पहले पहले मैं एटलीस्ट आपके लिए आउटपुट लेके आ पाऊँ जो आपको हेल्प करे, बस कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके लिए पूरी शिद्दत से कि आपके लिए एक अच्छी चीज़ लाऊं ताकि आपको हेल्प मिले एग्जाम टाइम में, बिल्कुल लोड फ्री होके जाओ। DT के अंदर मैं आपको लोड नहीं देना चाहता, आपके भाई का बस टारगेट एक बार यही है कि 8 घंटे के अंदर DT रिकॉल करके जाओ, जो मैंने मिशन लिया था वो मैं सक्सेसफुल करना चाहता हूँ, बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, और कमेंट के जरिए जरूर बताना प्लीज़, बिकॉज क्वेश्चन आंसर सीरीज का मान के चलो दिस विल बी द लास्ट सेशन, राइट, दिस विल बी द लास्ट सेशन। सो आप कमेंट के जरिए बताना कि आपको कैसा लगा, और मतलब ये वो सेशन है जो इस बार मतलब इसके बाद में और चीज़ें लाऊंगा, बट क्वेश्चन आंसर सीरीज का दिस विल बी द लास्ट फॉर दिस सेशन, मई के लिए, बाद में और लेके आऊँगा, वो एक अलग बात है, क्योंकि अब मेरा जो प्लानिंग है ना, मेरा प्लानिंग है कि 15 तारीख तक तो मैं आपके लिए वो चीज़ लेके आ जाऊँ ताकि आपकी बहुत हेल्प हो जाए। असेसमेंट एक या 1.5 पेज में कंप्लीट हो जाए आपका, ट्रस्ट 1 पेज में 1-1.5 पेज में कंप्लीट हो जाए, PGBP 1-1.5 पेज में कंप्लीट हो जाए, तो ऐसी सारी स्ट्रेटेजीज तैयार कर रहा हूँ, ताकि स्ट्रेटेजीज नहीं इवन तैयार ही कर रहा हूँ मैं, राइट, और कर दूंगा, मुझे पता है मैं कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं 101% आपको अच्छा आउटपुट निकाल के दूंगा, और बाकायदा उसका सेशन भी लूंगा मैं, ठीक है। तो बस अब आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए, कमेंट के जरिए बताना, अच्छा इस वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करना, और यार अभी तक ना मेरे को 100 लाइक्स नहीं मिले, तो ऐसी कुछ करो ना कि 100 लाइक्स मिल जाए, क्या कर रहे हो तुम अपने भाई के लिए, करो ना, भाई का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ चलो, और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो नो डाउट आपके लिए कुछ नया तो कर ही दूंगा मैं, हाँ देखो कॉन्फिडेंस तो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, और आपका प्यार ना बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है मेरे लिए, मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है, जो आपका सपोर्ट जो आपका प्यार मिलता है ना, दैट्स द, कहते हैं ना आग में घी का काम करता है, तो मेरे कॉन्फिडेंस में घी का काम करता है। चलो आ जाओ, वियोनी इनकॉर्पोरेशन ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जापान is engaged in development of the infrastructure and providing consultancy in the same field, okay। ये है वियोनी इनकॉर्पोरेशन, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट है जापान में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी देती है, ठीक बात है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इट्स शेयर होल्डर मीट इन इंडिया 3 times, ये बोल रहा है साहब, वियोनी एक कंपनी है जापान की, ठीक है, जो सर्विसेज देती है, बढ़िया बात है। अब ये कहता है कि इनकी मीट हुई है इंडिया में 3 बार, 3 times, ठीक है। The first 2 meetings were held to discuss the modification of the right attached to various class of shares, and the third meeting held to discuss and decide sale of the company assets situated in India, ठीक बात है, मतलब इंडिया में भी इनका प्रेजेंस है,
तो ये पहला तो दो तो डिस्कस हुए कि भैया अपने को राइट मॉडिफिकेशन ऑफ द राइट्स अटैच टू द शेयर्स, वो था। दूसरा कि भाई इंडिया की जो एसेट्स है उसको सेल करो, ठीक बात है, ठीक है, 3 मीटिंग हुई, हमको तो उससे मतलब है यार भाई, तुम कुछ भी करो ना। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर, ये बोलता है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय मियानी इनकॉर्पोरेशन, ए जापान बेस्ड कंपनी, 54,000 रुपये, ओके। अच्छा, डिविडेंड डिक्लेयर, मियानी होल्ड्स 70% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स इन इंडिया। मियानी है वियानी है, क्या हो रहा है, ये नाम में ऊपर नीचे हो रहा है क्या मामला? टोटल एसेट्स, अच्छा अच्छा अच्छा। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय ए मियानी इनकॉर्पोरेशन, जापान बेस्ड कंपनी है, ओके। ये देखो एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूज करते हैं, वियोनी और मियानी। चलो ठीक है, देखते हैं। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 4,54,000। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूटिलाइज सच टेक्निकल सर्विसेज फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा मिला है, डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, interest received from O, a unit located in IFSC in respect of the monies borrowed by O by Messrs O, 15,400। IFSC में लोकेटेड यूनिट है, उससे अगर आपको मिला है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता है एक्चुअली, ठीक है ना। वियोनी इनकॉर्पोरेशन सोल्ड 5,000 इक्विटी शेयर्स इन इंडियन कंपनी एट 89 शेयर्स, दी शेयर्स वर बोर्ड बाय वियोनी इनकॉर्पोरेशन 64 में, खरीदे थे 2012 के अंदर, मतलब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। बोथ परचेज एंड सेल इफेक्टेड थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो 112A लग जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है 31/1/2018, 70 रुपये। तो यहाँ पे ग्रैंड फादरिंग रूल का कैलकुलेशन करके आपको कैपिटल गेन निकाल दोगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ वियोनी इनकॉर्पोरेशन, ठीक बात है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो ये कंपनी कहाँ की है, जापान की है। जापान की कंपनी है तो पहले तो ये बोलो कि फर्स्ट 2 मीटिंग वर हेल्ड, शेयर होल्डर मीट इंडिया फॉर 3 टाइम्स, मतलब इससे मेरे को यहाँ पता पड़ रहा है कि देयर पोएम सिचुएटेड इन इंडिया। अगर उनका पोएम इंडिया में सिचुएटेड है तो ये क्या हो जाएगी, ये रेजिडेंट हो जाएगी। अगर इसका पोएम इंडिया में सिचुएटेड है तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट हो जाएगी। और जब ये रेजिडेंट हो जाएगी तो फिर हमें देखना है कि कौन कौन सी इनकम उसके लिए टैक्सेबल होगी। रेजिडेंट अगर आप हो जाते हो तो इंडियन इनकम आपके लिए टैक्सेबल होती है और फॉरेन इनकम भी आपके लिए टैक्सेबल हो जाती है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जापान, इट वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया, बिल्कुल ठीक बात है। सो एज पर पोएम गाइडलाइंस द डिसीजन मेड बाय द शेयर होल्डर, हाँ अब यहाँ पर जो मीट हो रही है, 2 मीटिंग तो क्यों हो रही है, फॉर द शेयर होल्डर पर्पज से, और एक हो रही है एसेट्स को सेल करने के लिए। फॉर ऑल और सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द कंपनीज एसेट्स और द मॉडिफिकेशन ऑफ द राइट्स, अच्छा मेड बाय, डिसीजन मेड बाय शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की मीट हो रही है ना, यस 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 यस। The first 2 meetings were held to discuss the modification of right attached to the various classes of shares और third to companies। एक मिनट वापस देखना, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इट्स शेयर होल्डर मीट, ओह शेयर होल्डर मीट है यार, ये तो बिजनेस मैनेजमेंट की मीट थोड़ी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दिस इज नॉट मीटिंग ऑफ द मैनेजमेंट, दिस इज मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर का मैनेजमेंट को कोई लेना देना नहीं है भाई। सो इट्स पोएम नॉट इन इंडिया, जब उसका पोएम इंडिया में नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, नॉन रेजिडेंट, ठीक है ना। देयरफॉर पोएम इज नॉट इन इंडिया, ये नॉन रेजिडेंट हो गई। जब ये नॉन रेजिडेंट हो गई तो नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है। तो देखो इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है यहाँ पर इनके लिए, ठीक है ना। तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द मियानी इनकॉर्पोरेशन, जापान बेस्ड कंपनी, ठीक है ना। ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया में थोड़ी रिसीव्ड हुआ है, सो दिस इज फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम में तो हमारी टैक्सेबल नहीं होगी, देखो इट्स नॉट टैक्सेबल, ठीक है ना, बस ठीक है। फिर ये बोलता है एफटीएस यस दिस विल बी एज पर सेक्शन 9 इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, तो 4,54,000 इंडियन इनकम हो जाएगी। ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, 15,000 रुपये जो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है 10-15 के अंदर, करेक्ट। सेक्शन 10-15 में आपका ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट से इनको इंटरेस्ट मिला है, नो डाउट इंडियन इनकम में बट एग्जेम्प्ट हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो ये भी हो गई आपकी। फिर ये बोलता है कि 5,000 इंडियन कंपनी के बेचे हैं, तो कैपिटल गेन यस डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करोगे, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपका बेचा कितने में है, 89 रुपीज़ के अंदर इन्होंने बेचा है, देखो 5,000 शेयर्स। अब इसकी कॉस्ट क्या लेंगे, अब कॉस्ट क्या लेंगे, तो पहले तो एक्चुअल परचेज प्राइस कितनी है इसकी, 64 रुपये 1 और 2। ये कहता है एफएमवी कितनी है, 70 रुपये,
और सेल प्राइस 89, विच एवर इज लोअर तो 70 रुपये। अब इन दोनों में से जो हायर हो वो ले लिया जाएगा 17, तो 19 इंटू 5,000 रुपीज़, 19 इंटू 5,000 रुपीज़, 19 अरे इंटू 5,000 रुपीज़, 95,000, ठीक है ना। फास्ट तो नहीं गया ना मैं, चलो गुड। तो ये आपकी ये टोटल इनकम आ गई, इस पर टैक्स लगना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा चलो अगला क्वेश्चन 45। ये कहता है रेड लिमिटेड ए नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी हैज एंटर्ड इनटू ए कोलैबोरेशन एग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय द सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विथ ब्लू लिमिटेड इन इंडियन कंपनी ऑन फरवरी 21 2007 एंड इट इज रिसिप्ट ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये कहता है उन्होंने कोई कोलैबोरेशन किया हुआ है, राइट, और फॉलोइंग रिसिप्शन को मिली है। ये बोलता है इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर्स फॉर 40 लाख इशूड बाय ब्लू लिमिटेड, इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर्स। अच्छा ओके, इनको कंसिडरेशन में क्या मिला है, देखो ये बोल रहा है फॉलोइंग पेमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, फॉलोइंग पेमेंट उसको मिले हैं। इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर्स फॉर रुपीज 40 लाख इशूड बाय बी लिमिटेड ऑन जुलाई 1 2022 इन कंसिडरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और डिजाइन। ये बोल रहा है साहब इन्होंने क्या करा, टेक्निकल नो हाउ डिजाइन वगैरह शेयर की, मतलब एफटीएस के बदले इनको पैसा क्या मिला, इनको उन्होंने, एक तो होता है ना भाई मैंने तुम्हें अगर मान लो टेक्निकल सर्विसेज दी है तो तुम मुझे 40 लाख रुपए दो, इन्होंने 40 लाख रुपए ना देके ब्लू लिमिटेड ने 40 लाख के डिबेंचर दे दिए 8% वाले, ठीक है ना। दिस इज द कंसिडरेशन। तो रॉयल्टी सॉरी एफटीएस, रॉयल्टी और एफटीएस दोनों में क्या होता है 10% की टैक्सेबिलिटी होती है, दिस इज द एफटीएस, राइट। अब देखो स्पेसिफिक चार्जेस ऑन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 500 लाख लीज्ड आउट। देखो आप अगर याद हो रॉयल्टी के केस में मैंने बताया था कि रॉयल्टी मतलब अगर आप कोई मशीन किराए पे दे रहे हो तो उसका जो किराया आप दिया जा रहा है एनआर को, अगर आपने कोई मशीन इक्विपमेंट यूज करने के लिए दिया है तो उसके बदले आप जो भी अमाउंट पे करो दैट विल बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी, तो ये आपकी रॉयल्टी मान ली जाएगी। 500 लाख का 2.5% ये रॉयल्टी हो जाएगी, ठीक है। और ये भी आपका एफटीएस और रॉयल्टी दोनों एट द रेट ऑफ 10% टैक्सेबल हो जाते हैं 115A में, 115A में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अबाउ इनकम, ये कहता है इसके अलावा रेड लिमिटेड रिसीव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.90 ऑन द लिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड एन इंडियन कंपनी सब्सक्राइब्ड इन यूएस, ठीक है ना। ओके उसके अलावा इन्होंने क्या कर रखा है, इंडियन कंपनी के डिबेंचर्स, लिस्टेड डिबेंचर्स इन्होंने ले रखे हैं, मतलब पब्लिक कंपनी के हो गए, तो इस पर 10% से आपकी टैक्सेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, 40% इन्होंने कब किया है, जुलाई 1 2022 में। तो अब देखो 40 लाख पर 8% ब्याज भी तो मिलेगा, डिबेंचर्स लिया है तो भैया ब्याज तो मिलेगा ना, कितना 3.2, ये तो हो गया साल भर का, इंटू 9 जुलाई में किया है तो 3.2 अपॉन 12 इंटू 9 तो 2.40 ये आपको ब्याज भी मिलेगा। तो आपको एक तो इनकम हो गई 40 लाख रुपए की, ये इनकम हो गई, चलो एक हो गया 500 का 2.5%, 500 का 2.5% ये रॉयल्टी हो गई आपकी 12.5 लाख की, एक आपको 1.90 का कैपिटल गेन हो गया, एक 2.40 का, तो ये आपकी टोटल इनकम आ गई। टैक्सेबिलिटी क्या होगी, इस पे 10%, इस पे 10%। ये कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन डिबेंचर्स ऑफ द ग्रीन लिमिटेड, अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका टैक्सेबल हो जाता है 20% से, है ना। अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% से 112A में आता है तो वो हो जाता है, अदरवाइज हो जाता है, तो ये 20% से टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये लो सर, ये 20% से टैक्सेबल हो गया, ये आपका 10% से टैक्सेबल हो गया, और आपका जो इंटरेस्ट आया है वो आपकी नॉर्मल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर 115A का बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है, देखो ये इंटरेस्ट नॉर्मल टैक्स रेट पे क्यों टैक्सेबल हो रहा है, अब बोलोगे सर 115A का फायदा दो ना, आपने बताया था इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20%, राइट। बट मैंने क्या बोला था, फॉरेन करेंसी में पैसा आया हो, उधार दिया हो, यहाँ फॉरेन करेंसी में थोड़ी उधार दिया है, यहाँ तो डिबेंचर मिले उसके बदले मिला है। अगर मान लो उसने फॉरेन करेंसी दी होती, उस पर उसको इंटरेस्ट मिला होता, तब तो मैं 115A में ले लेता, अभी मैं उसे 115A में नहीं लूंगा, ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए नॉर्मल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा, और फॉरेन कंपनी की नॉर्मल टैक्स रेट क्या है 40%, दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर, सो दिस इज ऑल्सो डन। चलो अगला क्वेश्चन, Arnold Limited has a branch office in India. The net profit of the branch as per the statement of the P&L account 83 lakhs. It includes the following.
ये बोलता है कि 83 लैक्स आपका क्या है, P&L अकाउंट दिया हुआ है, ठीक बात है, और ब्रांच इन इंडिया, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, इट इंक्लूड्स डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज। ये बोलता है 8 लाख लिस्टेड कंपनी से डिविडेंड मिला 8 लाख रुपए, अनलिस्टेड कंपनी से डिविडेंड मिला 4 लाख रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ना उसका तो। ओके, फॉरेन कंपनी है, ठीक बात है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम MMS लिमिटेड ऑफ मुंबई 7 लाख रुपए, ओके। द अमाउंट वॉज रिसीव्ड बाई इंडियन कंपनी MMS लिमिटेड इन फॉरेन करेंसी, अच्छा, एज पर लोन अग्रीमेंट डेटेड 1/4/2017, अच्छा वो 194 LC में आता है, तो ये आपका टैक्सेबल होता है एट द रेट ऑफ 5%, 115A में आ जाता है। ये देखो LC वाला है ना, मैंने आपको बताया था, अगर आपने इंडियन करेंसी में 115A डिविडेंड, रॉयल्टी, FTS और इंटरेस्ट नॉर्मली 20% से, बट कुछ स्पेसिफिक एरिया में अगर आपने इन्वेस्टमेंट, आपने बोरोइंग दी हो इन फॉरेन करेंसी, तो उस पर आपको 5% से होता है, तो इन्होंने दिया है, LC वाला है, तो मतलब NR के लिए 5% पे टैक्सेबल होगा ये वाला, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। ये बोलता है फीस फॉर FTS रिसीव्ड फ्रॉम बरून कंपनी 25 लाख रुपए। द अग्रीमेंट वॉज मेड ऑन 10/8/2009 एंड अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। FTS है ये, FTS एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज 6 लाख रुपए, वो FTS है। FTS में आप क्या दिमाग में आ रहा है, रॉयल्टी और FTS एट द रेट ऑफ 10%, राइट, 115A में आता है ना। बट यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जामिनर यहाँ कंफ्यूज करवाता है हमको, यहाँ बोल तो दिया कि दिस इज FTS और ये 115A में आ जाएगा, है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, इंडिया में इसका PE है, और अगर इसका इंडिया में PE है तो ये FTS 44DA में जाएगा, 44DA में जाएगा, 44DA में, ठीक है ना, 44DA में जाएगा, और ये खर्चों का बेनिफिट उसको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 25 लाख माइनस 6 लाख रुपए, तो 19 लाख रुपए पे नॉर्मल टैक्स लगना है, दैट्स इट। एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलता है कि इनकम टैक्स उनका है 20 लाख रुपए, ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बुक प्रॉफिट, ये कहता है 1 to 4 को कंसिडर करें, ओके ओके ओके, JB मैट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, वेरी गुड। तो मैट के अकॉर्डिंग तो बहुत सिंपल है ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो उसका प्रॉफिट लेना है। अब फॉरेन कंपनी के केस में देखो क्या क्या इनकम, यहाँ पर आपकी इनकम है, क्या क्या इनकम होती है जो नहीं होती है, 115A की इनकम, जो मैट की जो रेट होती है, मैट की रेट आती है अपने 15%, उससे कम रेट पे है, राइट, ये रहा 115A की इनकम, राइट। तो ये इनकम कभी भी मैट की कैलकुलेशन में बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनती है, तो ये लेस कर दो, डिविडेंड और इसमें तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये लेस कर दो, ये 7 लाख रुपए लेस कर दो, 44DA वाले का कोई ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा ही नहीं, ठीक है ना, नहीं होगा, बस यही है, इसमें तो और कुछ है नहीं ऐसा, देख लो एक बार, हाँ बस एक ही है। 83 - 7 तो 76 लाख आ गया। अब ये 76 लाख जो आपका बुक प्रॉफिट आया है, उसका क्या करो आप, 15% निकाल लो, दिस इज 11,40,000, उस पर 4% सेस लगा दो, तो ये आपका फाइनल एज पर मैट निकला है। अब आ जाओ एज पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इन्होंने क्या बोला है, 20 लाख रुपए है ना, समथिंग ऐसा कुछ बोला है, 20 लाख रुपए, लेकिन आइटम 1 और 4 इनका इम्पैक्ट नहीं लिया हुआ है। ले लेते हैं इम्पैक्ट, इसमें क्या है, टोटल इनकम बताइए ना, 20 लाख रुपए, हाँ, टोटल इनकम चार्जेबल एज पर द नॉर्मल प्रोविजन 20 लाख रुपए। इन्होंने क्या बोला है भाई, इनकी टोटल इनकम कितनी है, 20 लाख रुपए, बट ये वाली इनकम इन्होंने कंसिडर नहीं की, तो करो ना कंसिडर। डिविडेंड इनकम लेनी पड़ेगी साहब आपको, 12 लाख रुपए की डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम है 115A में अगर आती है तो ये एट द रेट ऑफ 20% टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो, हाँ, फिर आपका ये हो गया, फिर आपका ये वाला तो ऑलरेडी आ ही गया है, ये 115A में ये आ जाएगा 7 लाख रुपए, 115A में आ जाएंगे 7 लाख रुपए एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है ना, सेस लगना है वो लग जाएगा वो तो, ठीक है। और ये 44DA में आता है, तो 25 लाख माइनस 6 19 लाख, तो 19 लाख 44DA में आ जाएगा, और वो टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 40%, फॉरेन कंपनी है ना, हाँ, एट द रेट ऑफ 40%, देख लेते हैं एक बार। देखो 20 लाख, हाँ 20 लाख भी जो है वो भी एट द रेट ऑफ 40% ही होगा ना यार, नॉर्मल इनकम है ना, नॉर्मल इनकम तो 40% पे टैक्सेबल होगी। तो 20 लाख और ये 19 लाख, तो ये 39 लाख, तो देखो इन्होंने टैक्सेबल कर दिया है 20 लाख, और ये 40% पे टैक्सेबल कर दिया, ठीक है। डिविडेंड 20% पे कर दिया, और ये इस पे कर दिया, हो गया अपना, बस क्या प्रॉब्लम है, कितना आसान था ये, बताओ। तो ये टोटल इनकम टैक्स निकला, उस पर सेस लगा दिया, दिस इज द एज पर इनकम टैक्स। बताओ मैट और इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का ज़्यादा है तो वही पे करेगा, कहानी खत्म। सो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है, तो चलो अभी आप सभी को वापस मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई, यस यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, व्हाट्सअप 8411855855। भाई तुम्हारे एग्जाम में बिंदास होके मुझे मैसेज कर दो, मैसेज ज़्यादा ठीक रहता है, नो डाउट। कभी कभी टेलीग्राम पे भी तुम करते हो, मैं देख लेता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, देखता ही हूँ, देख लेता हूँ क्या, देखता ही हूँ, बट व्हाट्सअप पे क्या फटाफट से नजर आ जाती है चीज़ें, ठीक है ना। तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो, और अपन क्या टाइम लेके डिस्कस भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझसे एक बार शेड्यूल चेक कर लो कि क्या अवेलेबिलिटी है सर आपकी, तो अपन उस पर डिस्कस भी कर सकते हैं, और कई सारी क्वेरीज एक साथ नोट डाउन करके रख लो, एक दिन अपन बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। और मैं कुछ प्लान करूंगा ताकि आपको हर एरिया में, डायरेक्ट टेक्स्ट के हर एरिया में रिलीफ दे सकूं यार। मेरा एक ही पर्पस है कि तुम्हें डर ना हो, बस तुम जहां भी डर रहे हो मुझे बता दो, बस वो डर मत मुझे सॉल्व करना है ना। और मैं क्या आपके लिए लेके आ रहा हूँ, एक तो मैंने आपको बस दो छोटी छोटी चीजें, ज्यादा नहीं लेके आऊंगा, मैं वही लेके आऊंगा जो आपके लिए रिलेवेंट हो। एक तो आपके एग्जाम के लिए 8 से 10 घंटे का प्लानिंग लेके आ रहा हूँ। 8 से 10 घंटे में मेरी वो शीट देखो आप, ठीक है ना, वो हो जाए। अच्छा, 8 से 10 घंटे मेरी मास्टर क्वेश्चन वाली शीट आपके पास है, मास्टर क्वेश्चन में मेरे को नहीं लगता है आपको 8 घंटे का, 4 घंटे मान के चलो, 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर आपने एक बार मेरे साथ करा हुआ है मास्टर क्वेश्चन, 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। 8-10 घंटे की मैं शीट आपके तैयार कर रहा हूँ, तो 8-10-4 मतलब 12 से 15 घंटे बस। तुम्हारे पास कितने कितने घंटे मिलते हैं, जैसे ही एग्जाम देके आते हो 5 बजे तुम आते हो, 5 PM, 5 PM से तुम्हें 7 घंटे एक तो ये मिलते हैं, 7 आवर्स। 7 आवर्स में मैं तो बोलूँगा कि 7 से 8 घंटे, 7 से 8 घंटे आपको यहाँ मिलते हैं। तो उसमें या तो मास्टर क्वेश्चन कर लो, या तो आप पूरे मास्टर क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना, मास्टर क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लो उस दिन, ठीक है ना। तो आपका एक खौफ खत्म हो गया कि मेरे मास्टर क्वेश्चन तो हो गए। जब मास्टर क्वेश्चन आपके हो गए तो उसके बाद क्या करो, उसके बाद मैं जो शीट आपको भेज देने वाला हूँ 8 से 10 घंटे, मैं तो बहुत कोशिश करूंगा कि और भी कम लगे, बट 8 से 10 मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की दूंगा, सारे चैप्टर्स की नहीं दे पाऊंगा यार, ठीक है ना। मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की दूंगा मैं, जो आपके अच्छा वेटेज रखते हैं, जो मेरा प्रायोरिटी होती है ना एबीसी में, जो मेरी हाई प्रायोरिटी होती है, ए आइटम्स, ए कैटेगरी आइटम्स के आपके सब सारे दे दूंगा मैं आपको, समरी, ठीक है ना। समरी वो एक बना रहा हूँ मैं कोशिश करूँगा 15 तक बना के आपको एक बार पढ़ा भी दूंगा, ताकि आपके लिए हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये मास्टर क्वेश्चन तो आपके मैंने सारे दे दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्टर क्वेश्चन में 20 क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, शायद एक कैपिटल गेन का पेंडिंग है, वो एक मैं कर दूंगा अपलोड, वो कोई खास तब बड़ा कोई भारी क्वेश्चन भी नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है वो। इसके अलावा मैं एक 25 आपके MCQs हैं जो भी रिसेंटली आए हैं, उस पर मैं प्लान कर लूँगा, प्लान से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको वो हेल्प कर देगा। तो मास्टर क्वेश्चन में आपके क्या हो गए, मेरे एक तो 20 क्वेश्चन वो आपके आ गए, ठीक है, प्लस 20-25 MCQs जो हैं इंस्टीट्यूट वाले, ठीक है ना, ये आपके पूरा मास्टर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मेरा आपका अगले दिन का प्लान, ये तो हो गया आपका एक दिन का प्लान पहला। दूसरा प्लान आपका क्या हो गया, ए कैटेगरी के जो मैं चैप्टर की समरी बनाऊंगा वो कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी अच्छी तैयारी है ना, तो इधर उधर यूट्यूब के चक्करों में मत घूमना, जो पढ़ा है उसको अच्छे से खुद से पढ़ना यार, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। तुम बोलोगे सर हम 5 बजे से 12 बजे हमारे साथ रहना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे गूगल मीट पे ले लेना, जिस पे तुम्हें लेना उस पे ले लेना, ठीक है ना। मैं एक गूगल मीट का लिंक बना के तुम्हें शेयर कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ गूगल मीट पे बैठा रहूंगा, तुम्हारी प्रॉब्लम आएगी मैं सबको एड्रेस करूंगा, टेंशन मत लो तुम। ये यूट्यूब पे इधर उधर तुम देखते हो ना यार, तुम वो दिन होता है तुम्हारा दिन, वो दिन होता है तुम्हारा दिन। ये जो आता है ना, जैसे ही तुम एग्जाम दे के आए 5 बजे आते हो, 5 से 1 घंटा 1.5 घंटा रिलैक्स कर लो, 6:30 बजे तक थोड़ा सा आके सो जाओ, रिलैक्स कर लो, कोई बातें शातें मत करो, सो जाओ, मैं तो बोलूँगा रिलैक्स कर लो। 45 मिनट की अगर आपकी एक स्लिप हो जाती है नींद, अगर आपने निकाल ली वहाँ पर 30 से 45 मिनट की, मज़ा आ जाएगा, मोर देन सफिशिएंट। तो जैसे ही आपने 30-45 मिनट की नींद निकाल ली, उसके बाद आप काम शुरू कर दो। मान लो 6:30 बजे आपने काम शुरू किया, 6:30 से 12-12:30 तक रुको ही मत। ये 6 घंटे का स्लॉट होगा, 6 आवर्स का स्लॉट होगा, इसमें अपन एक ब्रेक ले लेंगे खाने पीने का, थोड़ा सा लाइट ब्रेक, थोड़ा घूमने का, बट इफेक्टिवली मेरा टारगेट है कि आप 4.5 घंटे इसमें, 4.5 से 5 घंटे आप इफेक्टिवली इसमें यूटिलाइज कर लो। अब ये यूटिलाइज करते हुए आप 6:30 बजे से 12:30 बजे तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, टेंशन मत लेना। जूम, गूगल मीट जो भी होगा मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तुम्हारी कोई भी क्वेरी होगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, बट फोकस करना अपनी पढ़ाई पर, चैप्टर पर। मास्टर क्वेश्चंस पहले कर लिए, सीक्वेंस बना लो कि भैया ये मास्टर क्वेश्चन मेरे को इसमें सलटाने हैं, कोई भी मास्टर क्वेश्चन में क्वेरी आए मेरे को वहाँ पे, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैसेज करो, मैं तुम्हें इंडिविजुअली कनेक्ट कर लूंगा, इंडिविजुअली रिजॉल्व कर लूंगा तुम्हारी क्वेरीज, ताकि दूसरे डिस्टर्ब नहीं होंगे, अपन सब साथ में रहेंगे, गूगल मीट पे अपन सब साथ में रहेंगे, दूसरा डिस्टर्ब नहीं होगा, तुमको कॉल करके तुमको बात कर लूंगा, तुम्हारी क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा, दैट्स इट। सो इधर उधर में पंचायतियों में मत उलझना। एक्चुअली वो क्या होता है, पता नहीं क्यों उलझते हो तुम, भ्रमित हो जाते हो,
अरे भाई अपना पढ़ा हुआ ही काम आता है, जब तक गाना खुद नहीं गाओगे याद नहीं होगा, ठीक है। सुनने से गाने याद नहीं होते हैं भाई, गाना गाना पड़ता है। तो जो तुम पढ़ा है एग्जाम में तुम्हें याद तभी आएगा जब तुमने खुद ने उसे अंदर दिमाग में पढ़ा है, रिमाइंड करने की कोशिश की है, रिकॉल करने की कोशिश की है, ठीक है। और फिर अगले दिन का शेड्यूल, अगले दिन भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, टेंशन मत लेना। तुम्हारी पढ़ाई मेरी पढ़ाई, टेंशन मत लो यार, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, बस फ्री हो जाओ तुम, टेक्स्ट की टेंशन नहीं लेने का। डीटी में तुम्हारा भाई है, बस बाकी 7 सब्जेक्ट मजबूत करके रखो, ठीक है। चलो, और एक चीज कि यार अपने जूनियर्स को बताना, अपडेट करना, ठीक है। आपके भाई को एक सपोर्ट आपका यही चाहिए, ताकि क्या होगी, अब हम जैसे मैं आपके चेहरे पे खुशी अगर ला पा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके चेहरे पे भी खुशी ला पाऊँ। और नो डाउट एक इंटरेस्ट होता है कि यार मेरा मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है, ठीक है ना, मेरा मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है, तो वो तो है ही है खैर। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्ट, यू ऑल आर माई प्राइमरी ऑब्जेक्ट, बस ये मैं आपको बोल सकता हूँ, दैट इज सेकेंडरी यार, ठीक है ना। क्योंकि एक मैं पता है आपको, मैं बता देता हूँ, छोटा सा चीज़ बता देता हूँ कि मैं कॉर्पोरेट से यहाँ पर आया बिकॉज ऑफ आपके चेहरे की खुशी के लिए, ठीक है। जब आप वहीं से फ्री हो जाओगे तो आपके साथ एक मिल के बड़ी बात करेंगे, तब आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरा क्या था वो पर्पज जिसके कारण मैं यहाँ आया, ठीक है। नॉट द रेवेन्यू, नॉट द रेवेन्यू, रेवेन्यू पर्पज नहीं था, रेवेन्यू तो मेरी बहुत बढ़िया थी जब मैं कंपनी में था, आई एम वेरी वेल सेटल्ड, मतलब बहुत ही मस्त लाइफ थी मेरी, ठीक है। सो रेवेन्यू तो 1% भी पर्पज नहीं था, ठीक है। चलो मिलते हैं, लेकिन आपको बाद में बताएंगे जब अपन आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, देन विल डू पार्टी, ये है ना। तो एंजॉय करके पढ़ो, मस्त बिंदास। चलो बाय बाय।